ठीक है ना। तो अभी 20 to 30 में जो भी डाउट है बताओ उसमें चैट में। अभी 21 कर देता हूँ, कल हम लोग ये कर रहे थे। तो पहले दो पार्ट तो हो गया था, मेन थर्ड फोर्थ का है ना। पहले दो पार्ट ऐसे इजी था, इसमें कुछ खास है नहीं। अब मेनली थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको देखना है। सो देखो, तो ये सी और डी पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। है ना, ए बी कल डिस्कस किया था, तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ज्वाइंट पीडीएफ एक्स वाई जेड का गिवन है, आपको मिनिमम एक्स वाई का एक्सपेक्टेशन चाहिए, और यहाँ पे वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू हाफ उसका वेरिएंस चाहिए, है ना। तो इसके लिए काम करो, पहले एक्स वाई का मार्जिनल पीडीएफ निकालो। सो व्हाट इज द मार्जिनल, मतलब मार्जिनल नहीं बोलेंगे, ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट ऑफ एक्स एंड वाई, ये फाइंड करना होगा। ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, सो ये आप डेफिनेशन जानते हो कि जो एक्स वाई जेड तीनों का ज्वाइंट है उसको जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स वाई का ज्वाइंट मिल जाएगा। अब जेड की लिमिट क्या लोगे, तो यहाँ पे लिमिट है 0 से वाई, यहाँ पे लिमिट है 0 से एक्स, तो दो पार्ट में सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको हम ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 0 से y में इंटीग्रेट करोगे, किसको इंटीग्रेट करोगे, 1/2x y को, ठीक, ये हो जाएगा। तो z गायब हो जाएगा, है ना, ये रहेगा। एंड कब ऐसा होगा, dz, अब देखो तो यहाँ पे आपको ये सपोर्ट यही लिखना है, जेड को हटा देना है। अब जेड को क्यों हटा देंगे, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया, तो जो एक्स वाई का ज्वाइंट होगा तो उसमें यहाँ पे जेड की लिमिट 0 से वाई हमने लिख दिया। तो अब रिलेशन क्या होगा, 0 लेस देन वाई लेस देन एक्स लेस देन 1, और यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करोगे क्या है, 2x² डी जेड, यहाँ पे जेड की लिमिट क्या लोगे, 0 से एक्स, 0 से एक्स, ठीक। इमीडिएट लिमिट लेते हैं कि जो इमीडिएट लिमिट है, और ये कब होगा, 0 लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन 2x लेस देन 2, ठीक है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको जब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ना तो इजी है। सो इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा, तो इक्वल टू ये आपको मिलेगा, जेड है ना, यहाँ जेड तो कहीं है ही नहीं, तो जब इंटीग्रेट करोगे 1 dz, वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2x वेन 0 लेस देन वाई लेस देन एक्स लेस देन 1, एंड यहाँ आएगा, यहाँ भी dz x कट जाएगा, तो 1/2x ही आएगा वेन 0 लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन 2x लेस देन 2। दोनों फंक्शन तो सेम ही है एक्चुअली, है ना। तो जैसे मान लो एफ एक्स इज 1 वेन एक्स ऑन 0 2, मतलब ऐसा होता है ना, मान लो एफ एक्स की वैल्यू 1 है जब एक्स 0 से हाफ में है, एफ एक्स की वैल्यू 1 है जब एक्स की वैल्यू हाफ से 1 में है, तो इसका मतलब 0 से 1 में 1 ही हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि दिस फंक्शन, ये जो हम ढूंढ रहे थे ज्वाइंट पीडीएफ एक्स वाई का, दैट इज 1/xy। अब आपको एक कॉमन रीजन ढूंढना है। सो ये हम क्या फाइंड कर रहे थे, दिस वी आर फाइंडिंग एफ ऑफ एक्स वाई, ये है एफ ऑफ एक्स वाई, इस तरह से ये हमारे पास है। सो यहां से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये 1/2x होगा। अब मुझे बताओ कोई कंबाइंड रीजन क्या होगा, दिस यूनियन दिस, इन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा हमें, है ना। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज ये फंक्शन 2x है व्हेन x बिलोंग्स टू a, एग्जांपल के लिए दिस ऑन सेट a सेट b, तो एफ एक्स इज 1/2x ऑन a यूनियन b, दोनों को इंक्लूड कर लो।
तो क्या लिखेंगे, कॉमन रीजन। ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, दोनों को इंक्लूड करके एक कॉमन रीजन लिख दो। तो यहां बस ये है कि y 0 से x में है और यहां x 0 से y में है और फिर y x से 2x में है ना। तो y बिटवीन x एंड 2x, ठीक है। वैसे x लेस देन 2 है तो 2x लेस देन 2 है तो x लेस देन 1 ही है। तो एक्स वाई 0 से 1 के बीच में ही होगा एक्चुअली, है ना। एक्स वाई जो है 0 से 1 के बीच में ही है। ग्राफ बनाना आता है, इसका ग्राफ बनाओ इन दोनों का, देखो यहां बनाता हूं। तो इसका ग्राफ इंक्लूडिंग कॉमन ग्राफ बनाना है। तो जब ग्राफ बनाओगे सो ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक। अब क्या करना है आपको, पहले है ना जब भी इनइक्वालिटी ग्राफ बनाते हैं इक्वलिटी बनाते हैं। तो y बिटवीन 0 एंड x, तो y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सेस, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, x इज इक्वल टू 1, इस तरह बना लो। तो यहां से आएगा y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सेस और y इज इक्वल टू x बीच से, सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x, ठीक है। एंड y इज बिटवीन 0 एंड x एंड x इज बिटवीन 0 एंड 1। तो y बिटवीन 0 एंड x और x बिटवीन 0 एंड 1, अभी के लिए ये मानो। सो ये 1 है मान लो यहाँ x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू 1 है। दिस पॉइंट इज 1,1। तो अभी ये वाला रीजन कौन सा होगा, y बिटवीन 0 एंड x। तो y जो है y का सपोर्ट y बराबर 0 से y बराबर x, है ना, एंड x बिटवीन 0 एंड 1। सो ये रीजन है अपर वाले का, ठीक है। जो 2x है वो ये वाला रीजन है। एंड दूसरा क्या है, x बिटवीन 0 एंड y, अच्छा y बिटवीन x एंड 2x, और यहाँ 2x लेस देन 2 है तो इसको मैं सेपरेट लिखूंगा तो यहाँ x लेस देन 1 है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ भी x लेस देन 1 ही है। और y बिटवीन x एंड 2x, तो y बराबर x तो ग्राफ बना ही चुके हैं, y बराबर 2x बनाना, यहाँ x बराबर y बराबर 2x, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस। सो x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, ये y इज इक्वल टू एक्स मतलब x इज इक्वल टू y है। और हमें ग्राफ बनाना है अब x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 2x। तो y इज इक्वल टू 2x का मतलब है जब x की वैल्यू हाफ होगी, मान लो यहाँ x हाफ है तो y 1 होगी। तो ये होगा रफली। तो y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन है, ऐसे तो टेढ़ी हो गई है ना, तो लाइन एक्चुअली, तो यहाँ पे इस तरह से y इज इक्वल टू 2x। अब क्या करना है, x इज बिटवीन 0 एंड y इज बिटवीन x एंड 2x। सो y इज बिटवीन, एक्चुअली मेनली यहाँ y है, x को छोड़ो, y बिटवीन x एंड 2x एंड 0 टू यहाँ x लेस देन 1 है एक्चुअली डायरेक्टली, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि y बिटवीन x एंड 2x। तो देखो कौन सा रीजन होगा, y बराबर x, y बराबर 2x। सो y बिटवीन x एंड 2x, ठीक है। सो y बिटवीन क्या है, x एंड 2x एंड x लेस देन 1। तो x लेस देन 1 तो है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ। तो ठीक है, तो ये अभी लाइन हमारा y बराबर 2x है और ये x बराबर 1 है, ठीक है। तो अभी के लिए y की जो लिमिट है ये y बराबर x है। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x एंड दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 2x। तो y है x से 2x, तो मतलब ये वाला रीजन आएगा। एंड x इज लेस देन 1, है ना, यहां से क्या हो रहा है, x इज लेस देन 1, वो तो है ही x लेस देन 1। तो ये लाइन है, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 1, है ना, दिस लाइन इज, तो x इज लेस देन 1। और इसके बाहर y नहीं जा सकता क्योंकि y जो था वो x से 2x के बीच है, तो 2x के बाहर नहीं जा सकता। दिस इज 2x लाइन, दिस इज x लाइन। सो इन ऑल इन दोनों का कॉमन रीजन। तो अब मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो अभी हमने सेट किया है इसको तुम अगर एक कलर में, है ना, सेट कर दो। सो टोटल जो है ना, दिस टोटल इज द सपोर्ट ऑफ एक्स वाई। तो फाइनली जो मुझे मिला एफ ऑफ एक्स वाई इज 1/2x, ठीक है। यूनियन लिया ना, यूनियन लेना था, तो जो पहले रेट से हमने यहां सेट किया था इधर, दैट वाज अपर रीजन
और ये जो ब्लैक वाला ऊपर अभी ड्रॉ किया वो बी रीजन, तो ए यूनियन बी करना था, यूनियन कर दिया एक साथ। तो नाउ हमारा जो एक्चुअल बाउंड्री है वो ये है। सो दिस इज द सपोर्ट ऑफ ज्वाइंट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो रीजन था, दिस वाज रीजन दिस, है ना, ये वाला, और ये वाला पहले वाला है, दोनों का यूनियन ले लिया। अब इसको तुम्हें एक कॉमन नाम के साथ लिखना है, कॉमन नाम मतलब कॉमन रीजन के साथ लिखना है। तो अब मेरा स्ट्रिप ऐसा बनेगा। सो y बराबर 0 से y बराबर 2x, तो यहाँ y होगा 0 से 2x। ठीक, सो y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 2x, एंड x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो यहाँ x 0 है और यहाँ x 1 है। तो देखो ऐसे अलग से लिख सकते हो x बिटवीन 0 एंड 1, या इसको साइड में साथ में भी इंक्लूड कर सकते हो चाहो तो। इसी को अगर इंक्लूड करके लिखोगे तो ये बनाएगी 0 लेस देन y लेस देन 2x लेस देन 2। क्यों 2? क्योंकि x लेस देन 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x लेस देन 2 होगा। तो या तो ऐसे लिखो या एक साथ ऐसा लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है ओके जी, तो y की वैल्यू x से 2x, y बराबर y बराबर 0 से y बराबर 2x, एंड इस पे x एक्सिस से प्रोजेक्शन लोगे तो x एक्सिस कितना इन्वॉल्व है, तो 0 to 1। ठीक है, तो ये 0 to 1 एक साथ लिखोगे तो ऐसा होगा। तो ये आपका ज्वाइंट मिल गया। अब बताओ ज्वाइंट मिल गया तो बाकी चीज़ें तुम निकाल नहीं पाओगे। अब बताओ मुझे ज्वाइंट पता है तो क्या मैं कंडीशनल निकाल सकता हूँ कि नहीं? बाकी पार्ट कर पाओगे? देखो तो अभी के लिए मिनिमम एक्स वाई, तो फॉर्मूला लगा लो या ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से जाना, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट तो नहीं यहाँ पे, तो बेटर है फॉर्मूला से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, यही है। सो मीन प्लस मैक्स बराबर एक्स प्लस वाई। ओके चलो अभी हम एक पार्ट निकाल लेते हैं। हमने पहले ए बी पार्ट चेक किया था, ए वॉज ट्रू एंड बी वॉज ट्रू, ठीक है ना, ए बी पार्ट दोनों ट्रू था। सो अभी के लिए क्या है हमारे पास, अभी सी डी की बात करनी है। सो तो मैं डी पार्ट पहले कैलकुलेट करता हूं। y गिवन x इज इक्वल टू हाफ, तो y गिवन x इज इक्वल टू हाफ का फॉर्मूला क्या होगा जी? सो y गिवन x इज इक्वल टू हाफ के लिए ज्वाइंट चाहिए, वो है मार्जिनल x का चाहिए। क्या आप x का मार्जिनल निकाल पाएंगे? तो x के मार्जिनल के लिए मुझे 1/2x को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, ज्वाइंट 1/2x y के रेस्पेक्ट में, y की लिमिट ऐसी दिख रही 1 से 2 है, यहाँ से देख सकते हो 0 से 2x, y 0 से 2x, यहाँ भी 0 से 2x, तो 0 से 2x कितना आ गया? तो ये 1/2x बाहर करो, क्योंकि y का तो यहाँ इंटीग्रेशन 1 का होगा y के साथ, क्योंकि कुछ तो है नहीं, तो y 2x कट जाएगा, 1 आ गया। और x की वैल्यू कितनी है? 0 से 1। तो यहाँ से ये समझ आया, या ऐसे भी तुम देख के भी बता सकते हो, अगर कोई देखना चाहे तो ये कुछ ऐसा है, दिस इज समथिंग लाइक fx ऑफ x इंटू पी डी एफ ऑफ वाई गिवन x। अगर तुम ऐसे देख सको तो इस तरह से भी देख सकते हो। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि x का जो है, अगर यहाँ से भी देखोगे ना, सो x इज यूनिफॉर्म 0 1 एंड y गिवन x इज इक्वल टू x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी? कोई बता पाएगा? देख के बताओ। यहाँ से 1/2x है, y का सपोर्ट क्या है? 0 से 2x, और pdf है 1/2x, इसका मतलब है यूनिफॉर्म 0 से 2x। तो y गिवन x जो है यूनिफॉर्म 0 to 2x है। और तो ये हमने यहां से भी देख के बता दिया, वैसे भी देख के बता सकते हो तुम। ये है pdf ऑफ x इनटू, इसको चाहो तो इधर कर दो, है ना। तो ये दोनों सेम ही चीज़ है, मैं ये यहाँ कह रहा था ना, यू राइट दिस और दिस, ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो यहाँ बोल रहा हूँ fx ऑफ x इंटू दिस, तो इसका pdf 1, इसका 1/2x, ये भी pdf है, ये भी pdf है, x 0 से 1, तो x इज यूनिफॉर्म 0 to 1 एंड y गिवन x इज दिस। या यहाँ से करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो आगे तुम। तो इतना लेंदी अप्रोच ना लेके आसान अप्रोच से करते हैं, तो ठीक है ना। तो ज्वाइंट पीडीएफ कैन बी रिटन एज पीडीएफ ऑफ x इंटू पीडीएफ ऑफ y गिवन x, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहां से हमारे पास आ गया आंसर। अब बताओ यहां से हमें मिला y गिवन x, ठीक है, तो यूनिफॉर्म 0 1 एंड y गिवन x इज दिस। ओके, सो मुझे चाहिए y गिवन x इज इक्वल टू हाफ,
इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, ये भी यूनिफॉर्म 0 1 हो गया। सो व्हाट इज द, क्या वेरिएंस पूछा हुआ है, वेरिएंस। सो वेरिएंस ऑफ y गिवन x, सो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू हाफ, बताओ भाई। यूनिफॉर्म 0 1 क्या 1/12, तो 1/12, और यहाँ ये क्या कह रहा है, ये भी 1/12 कह रहा था, ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब यही फॉल्स है। तो मैंने क्या किया एक्चुअली, हमें पूछा था कौन सा फॉल्स है, तो हमने ए ऑप्शन चेक किया, ट्रू था, बी ऑप्शन चेक किया, ट्रू था, डी ऑप्शन चेक किया, वो भी ट्रू है, तो ऑब्वियसली एक ऑप्शन तो फॉल्स होना ही है क्योंकि सिंगल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी फॉल्स होगा। चेक कीजिए। निकालना है तो वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालोगे, अगर फाइंड करना चाहोगे, हाउ टू फाइंड, सो ये है ना, कि कैसे फाइंड करेंगे एक्चुअली। तो मिनिमम एक्स वाई का फॉर्मूला आता है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स वाई। एक काम करो, फॉर्मूले सही कर लो, तो एक्स प्लस वाई माइनस, अच्छा हाफ भी होता है ना, ठीक है हाफ साथ में रख देते हैं, सो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई माइनस मॉड में एक्स माइनस वाई, यही है। यही है जी, आ जाएगा हाफ एक्स प्लस वाई माइनस मॉड एक्स माइनस वाई, इसका एक्सपेक्टेशन ले लो। अब तो अलग अलग यहाँ पे बस इसके लिए ज्वाइंट करना पड़ेगा, तो बस थोड़े से एफर्ट्स एक इस तरीके से थोड़ा लेंदी हो सकता है, ऐसे ई एक्स प्लस ई वाई माइनस ई ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा। निकालो, ई एक्स ई वाई तो निकालना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये कंडीशनल, या एक काम डबल एक्सपेक्टेशन यूज करेंगे तो क्या होगा, एक्स को हाफ फिक्स करके रखा ना, तो अच्छा नहीं इसमें तो हाफ नहीं है ना, यहाँ तो डायरेक्टली था, ये तो सिंपल है, वैसे ही नॉर्मल है। निकालो इसमें क्या आएगा, तो कैसे फाइंड करोगे, अब ई एक्स तो निकाल लोगे, मार्जिनल पता है हमें, तो यहाँ से 1/2, ई एक्स यूनिफॉर्म 0 1 था, तो 1/2 एंड ई वाई, तो वाई का डबल एक्सपेक्टेशन से आएगा, ई ऑफ वाई गिवन एक्स, है ना, यही होता है ई वाई। तो इस तरह से निकालोगे, तो ई ऑफ और वाई गिवन एक्स यूनिफॉर्म 0 2 एक्स था, है ना, वाई गिवन एक्स इज यूनिफॉर्म 0 2 एक्स, इसका मीन होगा एक्स, एक्स और ई ऑफ एक्स 1/2, तो ये भी 1/2 आ गया, माइनस, अब इसके लिए आपको अलग से डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सो ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से, अभी एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई, तो ये होगा डबल इंटीग्रेशन मॉड एक्स माइनस वाई 1/2 एक्स डी वाई डी एक्स, यही है। अब देख लो, तो यहाँ तुम्हें इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है, तो दो पार्ट में फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, एक इस पार्ट में अलग, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स मोर देन वाई, इधर जो है इस वाले पार्ट में एक्स मोर देन वाई, और इस वाले पार्ट में क्या है एक्स लेस देन वाई, तो वैसे करके दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दो पार्ट में ब्रेक कर लो इसको इंटीग्रेट, ठीक है। तो अभी तो ऐसे रहेगा जैसे डी वाई डी एक्स, लेकिन मॉड हटाने के लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा, वरना वाई की लिमिट तो यहाँ ऑलरेडी पता है 0 से 2x, x 0 से 1, तो यहाँ है 0 से 2x एंड 0 से 1, ये तो ऑलरेडी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको टू पार्ट्स में इसको ब्रेक करना होगा मॉड हटाने के लिए, तो मॉड हटाने के लिए टू पार्ट में ब्रेक करोगे, तो एक बार एक्स लेस देन वाई किधर है, एक्स मोर देन वाई राइट साइड में है, तो राइट साइड में 0 से x होगा, तो यहाँ से मॉड हट के प्लस हो जाएगा 1/2 एक्स डी वाई, वाई की लिमिट 0 से x, तो y लेस देन x है तो पॉजिटिव होगा, एंड डी एक्स कितना है 0 से 1 ही है, प्लस डबल इंटीग्रेशन, फिर यहाँ माइनस में x माइनस वाई रहेगा 1/2 एक्स डी वाई डी एक्स, अब इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट होगा, तो अभी हमने इस वाले पे किया था इंटीग्रेट, 0 से x लिया, अब यहाँ पे लेंगे तो x से 2x, है ना, x से 2x, फिर भी x 0 से 1 में ही है, सो
x से 2x, तो y x से ज़्यादा है तो नेगेटिव हो जाएगा, 0 से 1 कर लो भाई इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेट करके निकालो, फिर वहाँ पुट कर दो। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये, है ना, इसलिए कोई बच्चा है ना 60 प्लस कर ही नहीं पाया, इसमें 51 59 फर्स्ट रैंक पे था। तो पेपर लेंदी तो सबके लिए है, ये नहीं समझना कि सिर्फ मेरे लिए है। सर पेपर मुश्किल आ गया तो तुम्हारा ही थोड़ी खराब होगा, सबका खराब होगा एग्जाम, सबके मार्क्स कमाएंगे, फिर उसी में से जब बेस्ट मार्क्स जिसका आएगा वो रैंकर होगा, ये चीज़ है। एनीवे तो ये कैलकुलेट करो और पुट करो, है ना। जैसे जैम 2023 में सबका एग्जाम खराब ही हुआ था, जैम 2024 में सबका एग्जाम अच्छा हुआ था, और जिनका अच्छा हुआ 24 में उनको भी एडमिशन नहीं मिला है, और 23 में जिनका खराब हुआ था उनको भी एडमिशन मिल गया है। तो ये पेपर के लेवल डिसाइड करता है मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि अच्छा में जिनका सबसे अच्छा हुआ उनका एडमिशन मिला है, बुरा जिनका हुआ उनमें सबसे खराब बुरा जब हुआ था तो उनका एडमिशन मिला था, ये है। एनीवे ठीक है जी, तो उसको कंटिन्यू कर लो, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ए बी पार्ट कल डिस्कस किया था और अभी सी डी पार्ट डिस्कस किया है। आगे 29 और 30 डाउट है ना, तो बाकी सॉल्यूशन भेज रखा है, जिनको जो भी डाउट है वो देख लो, रिटर्न सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर ही रखा है। चलो 30 पे ही आते हैं पहले। तो कई सारे अप्रोच हैं इसके। 29 क्या है, 29 तो एक्चुअली टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें ना जैसे फर्स्ट पेज इसमें गायब कर रखा है, ओरिजिनल एग्जाम में था जब उन्होंने अपलोड किए वेबसाइट पे, तो उन्होंने वो जो इंट्रोडक्शन वाला पेज होता है वो गायब कर रखा है, इसीलिए आपको यहाँ पे ये पता नहीं चलेगा गामा कौन सा वाला लेना है। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप दोनों गामा लेके दोनों पीडीएफ लेके सॉल्व करो, किसी एक से आंसर आएगा। और क्योंकि आपको ये नहीं पता ना एग्जाम में कौन सा वाला था, तो जिससे सही आंसर आ रहा है, जिससे आंसर मैच कर रहा है वही वाला पीडीएफ था, क्योंकि यू कैन नॉट, है ना। सो अभी के लिए क्या करते हैं कि क्या रखा है कि एक्स वाई बी द जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल सच दैट फॉर एवरी फिक्स्ड लैम्डा द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज लैम्डा इज पॉइसन लैम्डा। तो ऐसा कह रहा है एक्स गिवन वाई इज लैम्डा इज पॉइसन लैम्डा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आपको ऐसा लगेगा, सो एक्स गिवन अभी मैं ऐसा लिखता हूँ वाई स्मॉल वाई, दिस इज पॉइसन वाई, ठीक है। एंड इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इज गामा, एंड हमें ये बता रखा है कि y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इज गामा 2,1/2। अब यहाँ पे मेन इशू कि गामा कौन सा वाला पीडीएफ ले, एक में बीटा की पावर अल्फा न्यूमरेटर में, एक में डिनोमिनेटर में है। तो अभी के लिए ये वाला पीडीएफ लेके चलो, बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स, ये पीडीएफ है। तो इसके अकॉर्डिंग आगे काम करेंगे। तो हमें चाहिए क्या, सो वी नीड देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो x तो तुम्हें पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, कंडीशनल पता है ना। तो हमें क्या चाहिए, x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1। तो जो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 होगी दैट विल बी एक्चुअली, अब y कॉन्टिन्यूअस है, x डिस्क्रीट है ना। x गिवन y जब लिखा है ना, तो एक्चुअल x यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन x का ही है, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन लैम्डा, तो x इज एक्चुअली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और यहाँ y कॉन्टिन्यूअस है जी। वो पीडीएफ बीटा की पावर अल्फा डिनोमिनेटर में होगा और ई की पावर एक्स वाई बीटा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसे नहीं बना था इसमें। हाँ कोई बात नहीं, वही कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। एक बार ये पीडीएफ लो, दूसरे बार दूसरे पीडीएफ लो, दोनों से अलग अलग आंसर आएगा। अब एक्चुअल एग्जाम में क्या आंसर है वो डिपेंड करेगा एग्जाम में पीडीएफ क्या था, तो वो देखना पड़ेगा, है ना। तो इससे अगर आंसर मान लो नहीं आता है तो ये वाला पीडीएफ ले करो, क्योंकि आपको ऐसा एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगा, एग्जाम में पीडीएफ है इस वाले पेपर में, बाकी हर पेपर में तो 2005 से 24 तक के हर पेपर में फर्स्ट पेज जो इंट्रोडक्शन वाला पेज है वहाँ पे गिवन है, इस वाले पेपर में बस गायब है। तो इसीलिए आप वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि है ही नहीं तो कोई दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि है ही नहीं है ना, अपलोड ही नहीं हुआ है, तो ये चीज़ है। सो अगर बीटा के अल्फा लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर एक्स बाई बीटा हो जाएगा। तो वो तो किसी एक मेथड से करके देखो, फिर एक से आंसर ना है दूसरे मेथड से करो, तो एग्जाम में ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम में आपको गामा जब लिखेगा तो पीडीएफ देगा आपको कि ये पीडीएफ, एक्सपोनेंशियल में भी पीडीएफ देगा, या बताएगा मीन वेरिएंस क्या है, मीन क्या है, क्या रेट क्या है।
तो अभी के लिए इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा, हमें यूज करना है y, चूंकि कॉन्टिन्यूअस इसलिए इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, वरना टोटल प्रोबेबिलिटी में हम समेशन यूज करते हैं क्योंकि वो डिस्क्रीट होता है। तो अभी y कॉन्टिन्यूअस है इसीलिए हम इसका वो यूज कर रहे हैं। और यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 गिवन y इज इक्वल टू y dy, और y का सपोर्ट है 0 से इन्फिनिटी। तो हो क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ei इंटू ए गिवन ei, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि दिस इज इवेंट a, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू pdf ऑफ y इंटू pdf ऑफ a गिवन y, मतलब ei इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन ei। अब ei जब हम लोग वहाँ लिखते हैं इवेंट तो वो मतलब डिस्क्रीट होता है, 1 2 3 4 e1 e2 e3 डिस्क्रीट है तो समेशन लगाते हैं। यहाँ तो ये कॉन्टिन्यूअस है, y का सपोर्ट तो 0 से इन्फिनिटी है, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूअस में इंटीग्रेशन, डिस्क्रीट में अगर यहाँ पे y अगर डिस्क्रीट होता, कोई ऐसा होता बाइनोमियल या समथिंग, तो समेशन ही लगाते, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन लगाया बिकॉज ऑफ y इज कॉन्टिन्यूअस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 0 से इन्फिनिटी pdf ऑफ y, तो आपको 2 और 1/2 कर रखा है इसमें, जैसे बता रहा है ये, तो 2 और 1/2 रख लीजिए आप, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये है, सो x को क्या रखना है, अल्फा को 2 रखना है और बीटा को 1/2। तो गामा 2 तो 1 होता है, बीटा को 1/2 रखेंगे तो 1/2 की पावर 2, तो ये 1/4 हो जाएगा, तो ऊपर 4 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 4 इंटू, यहाँ में y में लिखना है तो मैं यहाँ y कर लो चाहो तो, चूँकि मैं x में लिख रहा हूँ, आप y में लिख सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना, ये y है वेरिएबल, y चेंज कर दिया बस, सो दिस इज़ y। तो यहाँ पे क्या y रहने दो, तो y की पावर अल्फा तो 2 है, तो y होगा सिंपल एंड e की पावर माइनस y अपॉन बीटा आपका 1/2 है, तो ये 2x हो जाएगा, सो माइनस मतलब 2y, ये हो गया y का pdf। अब x बराबर 0 गिवन y इज इक्वल टू y, तो ये पॉइसन, अभी मैंने ये वाला यूज़ किया है, वही चीज़ आप लैम्डा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइसन y है, पॉइसन y में अगर y इज इक्वल टू लैम्डा लिखोगे तो डी लैम्डा लिखना पड़ेगा, यहाँ pdf लैम्डा में लिखना पड़ेगा फिर उस तरह से। तो अभी के लिए पॉइसन y का है ना, पॉइसन का pmf लिखना है 0 पे, 0 पे, तो क्या होता है e की पावर माइनस y, क्योंकि लैम्डा तो y है और y की पावर दिस dy, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ईजी है। तो 4 तो बाहर हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी y e की पावर माइनस 3y dy, और ये गामा इंटीग्रल यूज़ कर लो आप, तो 4 इंटू y की पावर 2 माइनस 1, सो गामा 2 अपॉन कितना 2 की पावर 3, 4/9 सो 9 या 8, 3 के पावर बीटा की पावर अल्फा होगा, ना, बीटा की पावर अल्फा क्या होता है, गामा अल्फा अपॉन बीटा की पावर अल्फा। तो गामा अल्फा यहाँ क्या है हमारा, 4/9 तो अल्फा इज 2, है ना, मतलब वो गामा इंटीग्रल से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला होता है x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस बीटा एक्स डी एक्स 0 से इन्फिनिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा, देख लो। तो अल्फा 2 है, बीटा कितना हमारा 3 है, सो अल्फा 2 तो गामा अल्फा अपॉन बीटा की पावर अल्फा, तो बीटा यहाँ 3 है, हाँ ठीक है। सो ये आ गया, गामा 2 1 आ गया, तो 4/9, हाँ सही बता रहे हैं 4/9, ठीक है। सो ये आपका 4/9 हो गया। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना ना, कहीं डाउट हो तो बताना। तो ये 4/9। सिमिलरली आप x को 1 रख के सिंप्लीफाई कर लो। अब तो x को 1 रखोगे कहाँ चेंज आएगा, यहाँ 1, बाकी तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे चेंज आएगा। तो अगर हम x बराबर 1 निकाले तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 बिल्कुल सेम रहेगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो y का pdf वही रहेगा जो कि आया 4y और e की पावर माइनस 2y, ये y का pdf सेम आना है, बस यहाँ x बराबर 1 आना है। तो 1 पे पॉइसन में, पॉइसन y में 1 पे pmf, तो e की पावर माइनस y, y पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो ये 1 ही हो जाएगा। तो इंटू डी वाई, फिर से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना, तो 4 बाहर हो जाएगा और 0 से इन्फिनिटी जैसे यहाँ पे करेंगे तो वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस 3y, अब सो 3y dy, यही ना,
चेक कर लो। तो क्या होगा, गामा 3, तो 4 इंटू गामा अल्फा, अल्फा यहाँ 3 है, वाई स्क्वायर है ना, 8/27 है ना, गामा 3 अपॉन बीटा की पावर अल्फा, तो बीटा भी 3 है, अल्फा भी 3 है, चेक कर, है ना? ठीक है ना, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया। सो गामा 3 इज 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो 8/27, सो 8/27, सो ये आपका आ गया 8/27। अब देखिए क्या पूछ रहा है। सो पूछा था सम क्या होगा, तो 4/9 जो कि है एक्चुअली 12/27 है ना, और ये 8/27, तो 20/27 हो गया टोटल ऐड होके, तो है ना, तो वैसे तो 20/27 आगे कैंसिल तो होगा नहीं, तो अभी के लिए ये आंसर हो जाएगा। ये जब ये वाला पीडीएफ यूज़ किया, तो पीडीएफ तो अभी मैं रैंडमली एक पीडीएफ लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 पीडीएफ होते हैं ना गामा में, 2 फॉर्म होते हैं, तो नोटेशन दोनों का वही गामा अल्फा बीटा है, तो वो पीडीएफ गिवन होता है एग्जाम में कि ये पीडीएफ यूज़ करना है। तो क्या है इसका आंसर, 20/27 ना, इसमें क्या है, तो ये बी आ जाएगा, है ना। अब हो सकता है दूसरा जो शुरू में मैं गामा का पीडीएफ लिखा था वो यूज़ करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पैरामीटर चेंज हो जाएगा ना, तो आंसर बदल जाएगा, तो वो इसमें हो सकता है मैच नहीं होगा, है ना। तो ये कैसे पता चला मुझे ये करें, क्योंकि उसने एक तो मैं कहा दोनों से सॉल्व करके देखो, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली गिवन नहीं है, तो यू कैन नॉट डिसाइड कि कौन सा गामा लेना है, तो वो एग्जाम वाले डिसाइड करेंगे, वो एग्जाम में गिवन है, ठीक है। मैंने किया था, उससे आया नहीं आंसर, इससे तो आ गया था। जी 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 ठीक है। तो ठीक है ना, हो जाएगा। तो ये 29 है, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज हुआ है। अब आगे आते हैं, जैसे ना बेसिक टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जैसे मान लो ज्वाइंट है, अगर मुझे x इज इक्वल टू एक्स निकालना है, तो यू कैन सिंपली राइट, अगर डिस्क्रीट है दोनों, तो यू कैन सिंपली राइट x इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई, जो भी y का यहाँ सपोर्ट है, तो दिस यू कैन इजिली राइट, ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, इसी को फर्दर लिखूंगा, सो दिस फर्दर कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी x is equal to x into y is equal to y given x is equal to x। तो ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो भी y पे सपोर्ट होगा ये आएगा। तो ये तो डिस्क्रीट दोनों है, तब अगर दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो उसके अकॉर्डिंग फिर तो पीडीएफ आ जाएगा। अगर डिस्क्रीट, जैसे मान लो y कॉन्टिन्यूअस है, तो ये कब है, तो यहां पे मैं ले रहा हूं इफ y इज डिस्क्रीट, और अगर y कॉन्टिन्यूअस है तो यही चीज़ें जब आप लिखते हैं तो y कॉन्टिन्यूअस है, तो y के लिए अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे यही चीज़ लिख सकते हैं आप फिर से, लेकिन चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो ज्वाइंट का ऐसा डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, तो आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, बट यहाँ पे फिर ये मीनिंगलेस टाइप का हो जाएगा कि y बराबर y का क्या मतलब है ना, तो इसलिए डायरेक्टली ये फॉर्म लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स इंटू, अब y का पीडीएफ होगा, अच्छा मैं पहले x लिख रहा हूँ, y भी लिख सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं x को ही लिख रहा हूँ, सेम चीज़ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू एक्स, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ x रहेगा बस, y गिवन x, एक मिनट, तो मुझे x में फिर समेशन करना पड़ेगा, हमें लिखने में गलती नहीं किया मैंने, तो मैं क्या लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ y लिखना चाहिए था, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि वरना फिर x पे समेशन, वो भी ठीक था लेकिन उसमें फिर मैं x पे समेशन लगाना पड़ेगा, जो फॉर्म देखा था पहले उसमें x में लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स गिवन y इज y। चेक कर लो भाई, कन्फ्यूजन बताना। तो अब ठीक है, y पे समेशन तब लगेगा ना जब y के टर्म में हमारा आंसर आएगा, तो यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे, अभी जो मैं लिखा है ना अभी फिर से, तो ये आ जाएगा, तो y इज डिस्क्रीट। अब y कॉन्टिन्यूअस था, मुझे ऐसा लिखना चाहिए, तो इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, मतलब दोनों फॉर्म है ना। तो यहाँ पे एफ वाई ऑफ वाई इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स गिवन y इज इक्वल टू वाई डी वाई, वाई का जो भी सपोर्ट होगा, प्रोबेबिलिटी एक ही क्वांटिटी x इज इक्वल टू एक्स ही है, दोनों वही है। ये तब है जब y कॉन्टिन्यूअस है, देख लो भाई। तो ये आ जाएगा, ये बिल्कुल उसी फॉर्मूले से आता है ना, ज्वाइंट का जो फॉर्मूला आप लोग लिखते, जैसे मैं वैसा क्यों लिख रहा था, जैसे a इंटरसेक्शन b है, तो ये
दिस इज समथिंग लाइक ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं ना, पी ए इंटू बी गिवन है, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं पी बी इंटू ए गिवन बी। तो दोनों अप्रोच आपके पास, तो ये जब ये क्वांटिटी था तो पहले मैंने दूसरे फॉर्म में लिखा था, लेकिन बाद में चूंकि मुझे वाई के टर्म में लिखना था तो वैसा, तो आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये इसी अप्रोच से आ रहा है, ठीक है। anyway, चलिए आगे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक 30 था ना, इसका अगला वाला जस्ट, कंपाउंड पॉइजन से नहीं कर सकते? हाँ हाँ हाँ, वैसे भी सोच सकते हैं, यस। तो अगर वैसे आप करेंगे तो क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा, किसी मेथड से करेंगे सॉल्व तो सेम ही तरीके से होगा। ट्राई किया आपने उस तरीके से? सब पूरा सॉल्व नहीं हो पा रहा, अटक गए। तो उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा, अप्रोच सही रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व होगा, एक क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से हो सकता है, डिपेंड करता है आपको एक ठीक से आना चाहिए, ये है तो उससे भी हो जाएगा। तो वही मैंने तो ये लगाए हैं, अब देखो उसको कंप्लीट करके आगे, नहीं तो ये मेथड फॉलो करो अभी के लिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर, ये कह रहा है आपको कि among all the points on the sphere this the point alpha beta gamma is the closest to the point 1 2 minus 1, then value of alpha plus beta plus gamma is this। तो आपको नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है ना इस स्फेयर से इस पॉइंट का। तो इसमें कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, फिर से एक स्फेयर है और एक पॉइंट है कहीं पे। स्फेयर अगर आप बनाएंगे तो एक्स वाई जेड ये है, तो यहाँ पे मान लो इस तरह से स्फेयर है। तो अभी क्या होगा कि सेंटर 0 0 0 है ना, सो इसका स्फेयर का जो सेंटर है 0 0 0 है, रेडियस है √24 है ना, स्फेयर का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज आर स्क्वायर, तो r इज √24, तो ये जो नंबर होगा ये √24 है। अच्छा, अब बोल रहा है कि कोई पॉइंट है 1 2 -1, तो x पे 1 है ना, तो √24 इधर ही बीच में ही होगा, 1 फिर y पे 2 तो √24 है, इसके अंदर ही होगा, और -1 z पे नेगेटिव साइड, तो उस तरफ कोई पॉइंट है ना, और x पॉजिटिव y पॉजिटिव z नेगेटिव, ये नेगेटिव z एक्सिस उधर है। तो आपसे पूछ रहा है कि देन दिस अल्फा बीटा गामा क्या है, पॉइंट है क्लोजेस्ट, इज क्लोजेस्ट टू दिस पॉइंट। ओके, तो अल्फा बीटा गामा कहां पे है एक्चुअली, अल्फा बीटा गामा पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, स्फेयर पे है ना, हाँ, तो ये लिखा है स्फेयर पे है ना। बोल रहा है कि जितने भी पॉइंट स्फेयर पे है उनमें से ये एक पॉइंट है, मतलब स्फेयर पे तो अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स हैं, तो जितने भी पॉइंट स्फेयर पे है उन सब में से अल्फा बीटा गामा एक ऐसा पॉइंट है स्फेयर पे जहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस नियरेस्ट है। सो अल्फा बीटा गामा कहीं ना कहीं स्फेयर का पॉइंट है, तो स्फेयर बहुत सारे पॉइंट है ना, अब वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस इससे क्लोजेस्ट है वो अल्फा बीटा गामा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ तो मुझे बताओ कि वो अल्फा बीटा गामा का सम क्या होगा। तो देखो इस तरह क्वेश्चन क्लास 12th में भी था, जहां पे 3D में होता था कि कोई पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालते थे। तुम्हें पता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। जैसे अब मेरे पास, अभी मैं दूसरे तरीके से इसी फिगर को बनाता हूं, तो ये पॉइंट है 1 2 -1, हालांकि इनसाइड स्फेयर पॉइंट है। तो अब जहां भी है अभी के लिए मान लो ये है पॉइंट लेट से, और कि जैसे इस तरह से ये स्फेयर है और ये पॉइंट है, तो ये किसी पॉइंट के क्लोजेस्ट होगा। तो जहां भी होगा, मान लो एग्जांपल के लिए ये है, तो यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स के। मान लो ये पॉइंट अभी के लिए ए है, ये पॉइंट अभी के लिए बी है, ठीक, और टेंजेंट को पी क्यू बोल दो अभी के लिए, लाइन पॉइंट यहाँ पी है यहाँ क्यू है, ठीक। तो होगा क्या,
और ये बी तुम्हारा अल्फा बीटा गामा है। बी का कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा, ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 -1। तो बताओ, एक तो हमें ये पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, देखो क्वेश्चन है कई सारे अप्रोच, एक अप्रोच ये है, दूसरा हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड लगा सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा अभी कैलकुलस अप्रोच यूज कर रहा हूँ वरना उससे भी होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, क्लोजेस्ट का मतलब डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। क्लोजेस्ट का मतलब क्या है, डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका वो है, एक इससे करके बताता हूँ, दूसरा तरीका वो है लाग्रांज मल्टीप्लायर वाला तरीका, देखते हैं। तो अभी के लिए क्या होगा, यहाँ क्या कर सकते हो तुम, क्या इस स्फीयर जो कर्व मुझे दे रखा है इस पे टैंजेंट की इक्वेशन निकाल पाओगे, और स्फीयर पे जो टैंजेंट होगा वो क्या होगा, स्फीयर पे टैंजेंट क्या है, वो प्लेन होगी एक्चुअली, है ना। तो व्हाट इज द प्लेन इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज टैंजेंट टू द स्फीयर और जिसका डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर है एक्चुअली। तो ये थोड़ा 11th-12th वाला तरीका यूज हो जाएगा नहीं, इसमें पहले प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमें मतलब एक पॉइंट है, ये 2D में क्या होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट, या प्लेन में कैसे निकालते हो तुम, इक्वेशन ऑफ प्लेन का आइडिया है तुम लोगों को इन 2D, क्योंकि ये हमने डिस्कस नहीं, क्योंकि सिलेबस में है नहीं ऐसे, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो ऐसा होता है ना, एफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए, अगर पॉइंट ए बी, एफ वाई इंटू एक्स माइनस बी, एफ जेड इंटू एक्स माइनस सी एट पॉइंट ए बी सी, है ना, ये होता है। तो आई थिंक ये मेथड थोड़ा लेंदी होगा। दूसरा अप्रोच से आते हैं। सो सेकेंड अप्रोच के हमसे पूछा है अल्फा बीटा गामा ना, सेकेंड अप्रोच है, मुझे क्या करना है कि इसमें वी हैव टू मिनिमाइज द डिस्टेंस। तो देखो d इज द डिस्टेंस फ्रॉम x y z टू 1 2 -1। तो ये तो आप लोग जानते हो। दूसरा अप्रोच बता रहा हूं, ये लेंदी होगा तो इसके तरह ट्राई करते हैं। सो सब लोग डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, x वो लगा सकते हैं अल्फा माइनस 1/1 इक्वल टू बीटा माइनस 2/2 इक्वल टू गामा प्लस 1/-1। किसका इक्वेशन है वो, क्योंकि ओरिजिन से जो अल्फा बीटा गामा तक एक ही स्ट्रेट लाइन है, तो डायरेक्शन कोसाइन दोनों पार्ट का सेम होगा 1 2 -1। तो वो प्लेन का इक्वेशन अल्फा माइनस 1/1 बीटा माइनस 2/2 गामा प्लस 1/-1। नहीं, वो जो डिनोमिनेटर में आता है वो लाइन पैरेलल टू उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होता है। यहाँ 1 2 -1 एक्चुअली पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, दैट यू कैन नॉट यूज। ये डायरेक्शन कोसाइन भी है, जीरो से ओरिजिन से इस पॉइंट पे ओ ए का डायरेक्शन कोसाइन यही होगा। लेकिन ओरिजिन का यहाँ पे क्या रोल है, ओरिजिन का यहाँ पे जरूरी थोड़ी, ये पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, ओरिजिन से क्या मतलब है इसको, जो ओ से ए तक गया वही आगे जाके अल्फा बीटा गामा तक टच किया। नहीं जरूरी थोड़ी है। हाँ वैसे तो कर सकते हैं। डिस्टेंस के लिए तो जरूरी है। तो यहाँ पे जरूर थोड़ी एक लाइन पे ही होगा ओरिजिन से। जैसे मैं अगर एक तुम्हें एग्जांपल दूं, अगर कोई ऐसा मान लो ऐसा पॉइंट है, ये है और ओरिजिन तो बीच में है, अब पॉइंट अगर कॉर्नर के साइड हुआ तो, अगर पॉइंट यहाँ है तो कैसे करोगे, और ये पॉइंट हमने वैसा फिक्स किया, सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया है ना अल्फा बीटा गामा से, तो तीनों एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट ओरिजिन और जो 1 2 1 है अल्फा बीटा गामा तीनों स्ट्रेट लाइन। चलो ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं। तो ओ ए हमने इसको मान लो ज्वाइन कर दिया। सो इक्वेशन ऑफ दैट लाइन आपको निकालना, ये इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, हाँ वो भी कर सकते हैं, सही कह रहे हैं आप, वो भी है ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं फिर, और इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। तो यहाँ पे 11th-12th में जो चैप्टर 3D था उसका आपको अप्रोच यूज करना पड़ेगा, जो कि मुझे बहुत लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D। तो उस तरह से वो आपको यूज करना पड़ेगा, जो कि मे भी हो सकता है याद ना हो, बट ठीक है, इक्वेशन निकाल पाएंगे हम, सही है।
सो अगर ओरिजिन से हम ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे, क्योंकि हमें अल्फा बीटा गामा एक आर्बिट्री पॉइंट है, अल्फा बीटा गामा हमें ढूंढना है, एक्चुअली अल्फा बीटा गामा फिक्स नहीं है, वो हमें ढूंढना है अल्फा बीटा गामा एक पॉइंट जो कि नियरेस्ट हो जाए। तो ऑब्वियसली हम सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, है ना, तो वो रहेगा। और बीच में एक पॉइंट हमें फिक्स कर रखा है, तो हम ओरिजिन से ए को ज्वाइन करेंगे, फिर ए से बी को ज्वाइन करेंगे, मतलब उस पर, तो वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं, हाँ। तो उससे भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ओ बी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, है ना। सो ओ बी का इक्वेशन निकाल लो, और ओ बी का इक्वेशन निकालोगे तो ओ बी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन यूज हो जाएगा। तो हमें 3D में लाइन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पैरेलल टू दैट स्ट्रेट लाइन जिसका हम इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो वो भी ठीक है, तो उससे भी ट्राई कर सकते हैं। तो उससे आप करते, सो एक्स माइनस, हम किसका इक्वेशन निकाला, लाइन का, एक्स माइनस 1 अपॉन डायरेक्शन कोसाइन 1, वाई माइनस 2 अपॉन 2, जेड प्लस 1 अपॉन -1। सही है। अभी मान लो ये फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट लैम्बडा है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस लैम्बडा, y की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 2 लैम्बडा, राइट, और z की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस लैम्बडा। चेक कर लो जी। तो ये आ गया, तो ये एक्चुअली आर्बिट्री पॉइंट आ गया कहाँ पे, स्फेयर पे, ठीक है ना। दिस इज आर्बिट्री पॉइंट ऑन द स्फेयर, सॉरी लाइन, नॉट स्फेयर, सॉरी लाइन, दिस लाइन ए बी, ये जो ए बी ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर ओरिजिन बीच में सेंटर में होगा, मान लो ओ यहाँ पे ओरिजिन होगा इधर से, या यहाँ पे ओरिजिन है, तो ये ए यहाँ पे है अभी, ओ ए बी, वही लाइन में वहाँ बनाया हूँ जस्ट थोड़ा ट्विस्ट करके। सो बेटर यही ग्राफ वहाँ भी बना सकते थे हम, तो फिर टेंजेंट आपको दिखता डायरेक्टली। सो इसी को बस मैंने उसको दूसरे डायरेक्शन में मूव करा दिया है। तो ये आर्बिट्री पॉइंट है इस लाइन पे, ओ ए बी पे, है ना, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो है ना इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D इक्वेशन। तब ये अप्रोच रोक दिया मैंने, इससे भी आंसर वही आएगा, कोई भी तरीका यूज करो आंसर सेम आएगा। एक क्वेश्चन हजारों तरीके से हो सकता है, डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हैं, है ना। तो एक ये भी तरीका, ये भी तरीका है, इसमें थोड़ा 3D का फॉर्मूला यूज होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, है ना, जैसे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D, जो आप जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो लाइन की इक्वेशन है 2D में। 3D में ये लाइन की इक्वेशन है, या दूसरा फॉर्म भी आप जानते होंगे, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, जहाँ पे ए पॉइंट है और बी वेक्टर है जो उस लाइन के पैरेलल है, लैम्डा आर्बिट्री कांस्टेंट है जो यहाँ पे यूज़ किया हमने। तो अगर वो वाला तरीका यूज़ करेंगे तो ये मुझे एक्चुअली समझ लो एक पॉइंट मिल गया लाइन ए बी पे। अब मुझे क्या करना है, ऐसा पॉइंट लेना है, तो ये पॉइंट को स्फेयर पे बिलोंग करा दो। तो स्फेयर पे बिलोंग करा दोगे तो एक्स स्क्वायर, है ना, ये इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, क्योंकि लाइन तो ऐसे इनफाइनाइट लेंथ की होती है। तो हमें ऐसा करना है कि ये स्फेयर पे आ जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 24 कर दो। तो अभी इसी अप्रोच को कंटिन्यू फिर इससे ही करा देता हूँ, दोनों तरीके से करा देता हूँ। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर 2 प्लस 2 लैम्बडा, बस ये कैलकुलेशन देखना, होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस लैम्बडा होल स्क्वायर इज 24। तो इनडायरेक्टली आप देखोगे एक ही चीज 3 बार आया है, यहाँ 2 कॉमन लेंगे 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो यह है 6 इंटू 1 प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर इज 24। तो यहां से 1 प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर इज 4, तो 1 प्लस लैम्बडा इज प्लस -2, ठीक। तो यहां से आपके पास आएगा लैम्बडा की वैल्यू 1 -1 प्लस -2, तो इसका मतलब एक तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस लेंगे तो माइनस प्लस में 1 हो जाएगा। तो लैम्बडा की 2 वैल्यू आई। तो वैसे 2 वैल्यू क्यों आई, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कह रहा हूं लाइन का इनफाइनाइट लेंथ होता है, तो एक ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट मिला मुझे, है ना। मतलब जब आप स्फेयर से कोई लाइन पास करेंगे, जैसे कोई बॉल है उसमें आप अगर, है ना, लाइन पास करेंगे तो वो 2 जगह कट करेगी, तो दोनों कॉर्नर का हमें पॉइंट मिल गया, ठीक है। जैसे हम कोई भी एक लाइन इस बीच से पास करें, 2 कॉर्नर मिलेगा ना, ये दोनों मिला, एक लाइन पास किया ओरिजिन से, सो हमें 2 पॉइंट मिलेगा, तो वो 2 पॉइंट ये मिला। एक लैम्बडा को -3 रखो तो मेरे पास 2 पॉइंट मिले, एक बार 1 रखते हैं पहले, चलो, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1 रखेंगे तो 4, बस कैलकुलेशन तुम अपना खुद से करो, मिस्टेक हो तो बताना। और -1 -2, दूसरा पॉइंट जब हम -3 रखेंगे तो 1 -3 -2 एंड -3 -6 2 -6 -4, आई थिंक इसका अपोजिट ही आएगा, +2, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है।
तो यही 2 पॉइंट हो सकते हैं जो हमने क्या किया है, ओरिजिन से, मतलब अब इसको ग्राफिकली मैं बताता हूँ। हमने क्या एक स्फेयर बनाया, ठीक है ना, जो स्फेयर है और ओरिजिन यहाँ पे है, तो एक लाइन ड्रॉ किया इस तरह से। सो ये एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट निकाले हमने एक्चुअली। अब कहीं पे वो पॉइंट होगा, वो किसी एक साइड ही होगा ना, तो जहां से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा वो आंसर आ जाएगा। तो देखो अब तुम ये देख लो, यही 2 पॉसिबल पॉइंट है। अब उसने बोला था कि ये क्या बोला था कि अल्फा बीटा गामा ऐसा पॉइंट है जो क्लोजेस्ट है 1 2 -1 के। अब चेक करो इनमें से कौन सा क्लोजेस्ट है। मतलब अब क्या करना आपको, एक का नाम अभी के लिए जैसे मैंने यहाँ बी रखा हुआ है, यहाँ पे मैं मान लो अभी सी रख देता हूं, और ये है ना, तो ये मान लो बी सी, कोई भी जरूरी नहीं कि कौन बी कौन सी, वो आपको डिसाइड करना है ना। इनमें से एक बी एक सी होगा, तो डिपेंड करता है, जो क्लोजेस्ट होगा उसको बी नाम देंगे। अब देख लो, तो इसका डिस्टेंस निकालो। अभी के लिए मान लो इसका नाम कुछ रख दो, मान लो पॉइंट C1 C2 कर देते हैं। C1 इज अ पॉइंट, C2 इज अ पॉइंट, वो बाद में डिसाइड करेंगे। तब क्या करोगे, वो जो पॉइंट हमें पता है ए, पहले से ए हमें क्या पता है पहले से, 1 2 -1 निकालो भाई। सो यहां से क्या करो, ए से C1 का डिस्टेंस और ए से C2 का डिस्टेंस निकालो जरा। ए से C1 कितना आएगा, ए से C2 कितना आएगा। सर वो C1 जो है, C1 का कोऑर्डिनेट प्लस प्लस माइनस जो है, तो वही होगा, क्योंकि वही उस पॉइंट जो है सेम लाइन साइड में होगा, क्योंकि वो जो -2 -4 वाला है ना, वो हाँ हाँ मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कितना आया भाई डिस्टेंस, √6 √54 है ना। तो अभी के लिए जैसे मैं कह रहा हूँ, ये वाला नियरेस्ट हो गया। तो यहां से क्या आंसर आया कि दैट C1 इज A एंड दिस इज B एक्चुअली। तो अभी मुझे A पॉइंट मिल गया जो हमने अज्यूम किया था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आया अब, तो है ना। तो इस मेथड में आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3D। तो यहां से मुझे फाइनली आंसर मिल गया। सो फिर दूसरा अप्रोच से मैं दूसरे पेज पे सॉल्व करता हूं। सो यहां से एक अल्फा की वैल्यू आ गई, दैट इज द पॉइंट 2, बीटा इज 4 एंड गामा इज -2। ये भी सही कह रहे हैं क्योंकि सिंपल क्या है ना, यहाँ पे x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव। तो चूंकि जो 2 पॉइंट पे जहां कट कर रहा है वो डायगोनली अपोजिट है, तो डायगोनली अपोजिट है, दोनों का क्वाड्रेंट अलग अलग होगा, तो जो सेम क्वाड्रेंट में होंगे वो नियरेस्ट होगा, ठीक है। तो उससे भी आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा कि अब देख लो जो पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया, 4। तो 4 शुड बी द आंसर। देखो अब आंसर की में क्या है, तो ये एक तरीका है। ओके जी, देखो आंसर की में 4 है ना, तो मैच कर लो। तो दूसरा मेथड है, तो ये तो हो गया कि हमने क्या किया, जैसे इन्होंने सजेस्ट किया कि ओरिजिन से हम क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, क्योंकि बी हमें पता नहीं है, बी इज नॉट फिक्स्ड, बी इज आर्बिट्री पॉइंट। वो हमें ढूंढना है कि व्हाट इज दैट सुटेबल बी जिसके लिए डिस्टेंस ए से बी स्मॉलेस्ट हो जाए। सो दैट वी नीड टू सर्च, है ना। बी हमें ढूंढना है क्योंकि बी हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है कि बी स्फेयर का पॉइंट है। तो जैसे सिंपली क्या किया, ए फिक्स पॉइंट है और ओरिजिन फिक्स पॉइंट है। ए और ओरिजिन फिक्स है, ए गिवन है क्वेश्चन में। सो ए इज अ फिक्स पॉइंट, ओरिजिन ऑलरेडी फिक्स होता है, सेंटर है स्फेयर का। तो ओरिजिन और ए को ज्वाइन किया हमने, एक लाइन बना दिया। तो ओ ए लाइन जो है वो स्फेयर को 2 पॉइंट पे कट करेगी, है ना। ओ ए लाइन, जैसे यहाँ पे ए है मान लीजिए और ये ओरिजिन है, तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगी। जैसे ये बी है, ये सी है, इस तरह से। तो हमने पहले क्या किया, इस ओ ए लाइन का इक्वेशन लिखा, ठीक है ना। सो ओ ए लाइन का इक्वेशन क्या होता है कि अगर ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है, जैसे आप जस्ट एक फॉर्मूला देख लेना, x माइनस जैसे होता है x0 अपॉन a1, y माइनस y0 अपॉन b1, z माइनस z0 अपॉन c1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन in 3-dimensional space which passes through point x0, y0, z0 and parallel to line या वेक्टर b जो कि कोऑर्डिनेट होता है जिसका a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये क्लास 12th में चैप्टर नंबर
आई थिंक 11 है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसका पहला फॉर्मूला ये होगा उसमें आई थिंक, मतलब जो जहाँ स्ट्रेट लाइन शुरू होता है, सेकेंड एक्सरसाइज है 11.2 में पहला फॉर्मूला ये होगा। इसका वेक्टर फॉर्म होता है, ये तो हमने इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म देखोगे सो आर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्बडा बी वैक्टर, तो बी तो यही है और यहाँ ए वैक्टर ये बनाता है, तो जो ए वैक्टर लिखते हैं हम लोग ओरिजिन से, इसका डायरेक्शन कोसाइन है ना, ये है, मतलब क्या बोलते हैं उसका डायरेक्शन क्या नाम है, नहीं कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन तो सम 1 होता है स्क्वायर करने पे, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होता है डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो ना, तो यहाँ से आएगा एक्स नॉट आई कैप वाई नॉट जे कैप जेड नॉट के कैप, है ना। सो ये चीज है डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है जो आप बोल रहे थे ना, दिस इज नॉट डायरेक्शन कोसाइन, है ना, क्योंकि 1 2 -1 इज स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, है ना। सो ये 1 2 -1 इज डायरेक्शन रेशियो नॉट कोसाइन, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, ओके। तो ये वेक्टर फॉर्म है उसी का, इंक्लूडिंग दिस बी वेक्टर, तो ये वेक्टर फॉर्म होता है लाइन का, ये कार्टेशियन फॉर्म इक्वल टू आप लैम्बडा लिख सकते हैं, ये हमने यूज किया है। तो ए बी आ गया, फिर देख लो शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो उससे हमें हमारा काम हो गया। तो यहां से एक आर्बिट्री पॉइंट लाइन पे आ गया, फिर हमने कहा ये पॉइंट स्फेयर पे कब होगी, जब वो पॉइंट स्फेयर को सेटिस्फाई करेगी, तो स्फेयर के इक्वेशन में पुट कर दिया, तो उससे मुझे 2 पॉइंट, लाइन पे तो इन्फिनिटली मेनी पॉइंट है, तो मुझे वो पॉइंट चाहिए जो स्फेयर पे हो, तो स्फेयर के इक्वेशन में पुट कर दिया, तो उससे पॉइंट स्फेयर पे आ गई। अब स्फेयर में 2 पॉइंट आए, तो सिलेक्ट करना है कौन सा वाला नियरेस्ट है, उससे आंसर आ गया। दूसरा मेथड जो है, सेकेंड अप्रोच जो है, हम लोग मैक्सिमम मिनिमा यूज करेंगे, तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमा यूज नहीं किया हमने, वेक्टर और 3D यूज किया। मैक्सिमम मिनिमा अगर यूज करेंगे तो उसमें आएगा है ना, एक क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, तो यहां वेक्टर और 3D यूज किया, जो मेनली क्लास 12th लेवल का कॉन्सेप्ट है उसको यूज किया हमने। क्लास 12th में 3D चैप्टर है, जैसे मैं कहता हूं जो अब तक पढ़ के आए हो वो तुम्हें पता है, तो आगे उसको यूज कर सकते हो, अगर नहीं पता होगा तो फिर तुम्हारी गलती है ना, क्योंकि तुम 11th-12th पास करके आए हो, और तुम्हें अगर 11th-12th वाली चीजें नहीं आती तो आपकी मिस्टेक है, क्योंकि इसीलिए 11th-12th पढ़ के आए हो ना, वरना सीधा ग्रेजुएशन में एडमिशन होता बिना 11th-12th 9th-10th पढ़े ही। तो 11th-12th 9th-10th क्यों पहले पढ़ाया गया, क्यों ग्रेजुएशन में बाद में आते हैं, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पे आप यूज़ कर सको। तो अगर आपको नहीं आता तो आपकी मिस्टेक है, समझना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। तो अब दूसरा अप्रोच क्या है कि हम डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस अगर निकालेंगे हम यहाँ से तो कितना आएगा, रूट अंडर, हम यहाँ से पॉइंट XYZ और 1 2 -1 का डिस्टेंस निकालते हैं। सो x -1 होल स्क्वायर, y -2 होल स्क्वायर, z +1 होल स्क्वायर, ठीक ठीक है जी। तो ये d आ गया, तो डिस्टेंस है, सो डिस्टेंस स्क्वायर कर लेंगे, तो x -1 होल स्क्वायर, y -2 होल स्क्वायर, z +1 होल स्क्वायर, सब्जेक्ट टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 24। तो ये क्वेश्चन हो गया, मुझे क्या करना है, डिस्टेंस को मिनिमाइज, तो वी हैव टू मिनिमाइज दिस डिस्टेंस। तो थोड़ा डिफरेंशिएशन से बचना है, तो हम लोगों ने स्क्वायर कर लिया, तो हम मिनिमाइज इसको करेंगे डी स्क्वायर को। सो मिनिमाइज डी, क्योंकि डी नेगेटिव होना नहीं है, तो क्वेश्चन ये है कि मिनिमाइज, तो नाउ हमें इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज दिस डी स्क्वायर, तो आप नया फंक्शन बना लो, है ना। तो मुझे इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, क्योंकि लिस्ट डिस्टेंस ना क्लोजेस्ट बोला हुआ है, तो मतलब मुझे लिस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, तो दिस वी हैव टू मिनिमाइज सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, क्योंकि वो जो पॉइंट है, जो भी XYZ की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो एक काम करो, या तो यहां से रिड्यूस कर लो वेरिएबल को, इसको ओपन कर लो जेड स्क्वायर, नहीं तो जो तरीका लगाते हो कि GXYZ x -1 होल स्क्वायर, y -2 होल स्क्वायर, z +1 होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा इनटू लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। तो यहां से एक साइड बुला लो, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -24। तो ये एक फंक्शन है जिसको आपको मिनिमाइज करना है। तब क्या करते हो, g का डिफरेंशिएशन करते हो, x का 0 पुट करो, g को डिफरेंशिएट करो, y के 0 पुट करो, g को डिफरेंशिएट करो, z के रेस्पेक्ट में 0 पुट करो, g को डिफरेंशिएट करो, लैम्डा के रेस्पेक्ट में 0 पुट करो। हाँ, लैम्डा भी लिख सकते हो तुम चाहो, तो है ना, वेरिएबल एज अ वन वेरिएबल यू कैन राइट एज अ लैम्डा।
सो एक्स वाई जेड लैम्बडा 4 वेरिएबल का है। अब इन चारों को पुट करो 0 और आपका पर्पस है एक्स निकालना, वाई निकालना, जेड निकालना और लैम्बडा निकालना। ये चारों क्वांटिटी फाइंड करने हैं। तो लैम्बडा तो वही आएगा जिसके लिए वो 0 होगा, तो अब इसमें पुट कर दो। तो या तो यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकालना है, यही एक्स वाई जेड आपका अल्फा बीटा गामा होगा, है ना। तो यही जो एक्स वाई जेड आएगा वही आपका अल्फा बीटा गामा है, क्योंकि आपको पॉइंट निकालने हैं, है ना। हमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए जो क्लोजेस्ट हो। तो मतलब वैसा क्रिटिकल पॉइंट जो मिनिमाइज कर दे इस फंक्शन को। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी यही अल्फा बीटा गामा होगी, ठीक है ना। तो जो भी एक्स आएगा यहाँ से, वो देखो कितने पॉइंट आते हैं, एक्स जो भी आएगा अल्फा होगा, वाई जो भी आएगा बीटा होगा, और जेड जो भी आएगा वो गामा होगा। दैट विल बी द आंसर। ये सॉल्व करके देखो क्या आता है, ठीक है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करो, सिंप्लीफाई करो, लीनियर इक्वेशन आएगी, तो उसको सिंप्लीफाई करके फिर से देखोगे यही दोनों पॉइंट आएंगे। अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो यहां से यही दोनों पॉइंट निकल के आएगा, ये और यही निकल के आएगा। सॉल्व करोगे तो वहां से भी पॉइंट यही है, 2 4 -2 -2 4 -2 यही आएगा। अब एक 1 बाय 1 पुट करना है, सॉल्व करोगे तो पॉइंट वही आएगा जो वहां पे आया है, और पॉइंट यही निकल के आएगा। यहां से देखोगे तो यही पॉइंट निकल के आएगा, सेम ही। तो ये भी एक तरीका है, तो सॉल्व करके देखो और फिर इसको पुट कर लो। तो जो डी स्क्वायर को मिनिमाइज करेगा दैट इज द करेक्ट। तो इसमें 1 बाय 1 पुट करना, एक बार ये पुट करना, एक बार ये पुट करना, जिससे तो ऑब्वियसली इससे मिनिमम आएगा, ये आउट हो जाएगा। तो जिससे डी के या तो ये पुट कर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, रूट का ही तो डिफरेंस है। तो ये आंसर आएगा। दिस इज द अप्रोच, ट्राई करके देखो। चलिए आगे आते हैं। तो अभी हमने सेम आ रहा है लैम्बडा का वैल्यू कितना आ रहा है, वही 1 3, हाँ वही है, 1 जी 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 सेम आएगा। तो यहां से 20 30 में हो गया ना, 28 भी है। सॉल्व किए हो ना भाई, ऐसे तुक्का लगा के मत पूछो। क्या है इसमें पी वैल्यू, तो so, क्या होगा अभी के लिए कि ये पूछ रहा है आपसे x1 x2 x3 x4 be the observed value of the random sample from normal theta sigma square, जहां पे थीटा एंड सिग्मा दोनों अननोन हैं। सपोज करो x बार 3.6 है और यह है 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर इज 20.25 फॉर टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस दिस अगेंस्ट दिस। तो भी लास्ट टाइम मैं रिजल्ट बता रहा था लास्ट क्लास में कि आपको याद रखना है, याद नहीं रखोगे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा क्रिटिकल रीजन निकालने में। तो नॉर्मल के लिए सारे केसेस आप याद रखो कि किस क्वेश्चन में क्या क्रिटिकल रीजन आएगी। तो यहाँ पे म्यू इज 0 अगेंस्ट म्यू इज नॉन 0, तो यहाँ पे क्रिटिकल रीजन आएगी x बार -0 अपॉन, चूंकि सिग्मा भी अननोन है तो सिग्मा नहीं यूज कर पाएंगे, तो s अपॉन √n ये आएगा। और यहाँ नॉट एक 2 साइडेड क्रिटिकल रीजन है, तो इसका जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो 2 साइडेड मिलेगा आपको। तो यहाँ पे, और चूंकि z अननोन है सो मोड द साइज अल्फा का अगर टेस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको चूंकि जरूरत नहीं है ना, साइज अल्फा अगर लिखते हैं टी आ जाता। तो अभी के लिए मान लो कोई कांस्टेंट k है लेट से, तो ये k है और ये -k है। सो दिस इज द क्रिटिकल रीजन, है ना। साइज की बात नहीं किया ना, तो साइज अल्फा होता तो यहाँ पे आता। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा tn-1, है ना। तो यहाँ पे आता tn-1 अल्फा बाई 2। अगर साइज अल्फा की बात करते तो k की वैल्यू ये होती फिर, ठीक है ना। वैसा है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है क्योंकि p वैल्यू निकालने हैं तो कोई जरूरत नहीं है। सो ठीक है ना। तो अभी के लिए p वैल्यू का फॉर्मूला लगा लो सीधा सीधा। फॉर्मूला क्या है p वैल्यू का, तो यहाँ पे p वैल्यू का फॉर्मूला क्रिटिकल रीजन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, कोई एक कॉमन फॉर्मूला नहीं है कि हर क्वेश्चन में लगा देंगे। तो ये क्रिटिकल रीजन का ना, कई बार बच्चे बोलते सर कई बार ग्रेटर देन लिखा रहता है, कभी लेस लिखा रहता है, कभी मॉड लिखा रहता है, बिकॉज दिस इज डिसाइडेड बाय द क्रिटिकल रीजन। और क्रिटिकल रीजन डिसाइड बाय द प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल रीजन आएगा। तो यहाँ से जो p वैल्यू की फॉर्मूला जो आप लगाएंगे तो ये है टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो होता क्या है p वैल्यू का डेफिनेशन, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ठीक है, ये है
यहाँ म्यू लिख सकते हो आप, क्योंकि मैंने साइज पहले यूज कर लिया, यू कैन यूज थीटा हेयर, क्योंकि यहाँ साइज यूज तो नहीं किया मैंने, तो थीटा अभी यूज कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि अगर अल्फा यूज करूंगा तो खुद ही थीटा वो हो जाएगा, क्योंकि अल्फा का डेफिनेशन रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो आ जाएगा। अगर नहीं यूज कर रहा हूँ, सो अगर के टर्म में लिख रहे हैं तो अभी ये रहेगा एक्स बार माइनस थीटा, ये है मोर देन इक्वल टू, अब इस कांस्टेंट के जगह पे के इज द क्रिटिकल पॉइंट, तो इंस्टीड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट वी यूज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की ऑब्जर्व्ड वैल्यू हम यूज करेंगे। तो एक्स बार मुझे कितना दिया है 3.6। अच्छा, व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट में थीटा कितना है 0, मतलब mod t more than mod small t is the observed value of capital T is the test statistic, तो यहां पे आ जाएगा 3.6 माइनस 0 अपॉन, और ये आएगा सिग्मा, तो सिग्मा तो है नहीं, एस स्क्वायर मुझे दे रखा है 20.25, तो बताओ भाई एस की वैल्यू कितनी आएगी 4.5 अपॉन रूट एन, सैंपल साइज 4 है तो 2 हो गया, so this is the t actually, so this is the observed value of this quantity, ठीक है। अब यही p वैल्यू है, mod t more than mod small t, क्योंकि पॉजिटिव में mod नहीं लगाया, अंडर एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट ट्रू इसलिए यहाँ थीटा को 0 रखा। सो अभी के लिए जो आंसर आएगा आपका, सॉल्व कर लो। सो प्रोबेबिलिटी इसका डिस्ट्रीब्यूशन है मॉड, ये डिस्ट्रीब्यूशन है टी एन माइनस वन, एन माइनस वन क्या है, सो एन इज द 4, एन माइनस वन 3, टी 3 मोर देन इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई हो कितना आएगा जी, कितना है ये 7.2 अपॉन 4.5, 1.6। ओके। तो अब देखो, अब आपको ये क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, सो यू हैव टू फाइंड दिस नंबर, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में फर्स्ट पेपर पेज पे जाके देखो दिया होगा, आपको समझना है कि ये है क्या। तो इसका मतलब है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन में 23 का दिया ही नहीं। अच्छा हाँ, ये तो डेटा ही नहीं दिया, तो आपको टेबल यूज करना पड़ेगा, एग्जाम में दिया था, यहाँ पे जो अपलोड किया उसमें नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या समझना है आपको कि ये नंबर होगा, अब यहाँ मॉड है ना, सो ये हमें ये और ये दोनों कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो बेटर है 2 टाइम कर देते हैं, मॉड है ना, तो दोनों साइड का रीजन आएगा T3 मोर देन 1.6, T3 लेस देन 1.6 माइनस 1.6 ना। तो ये जैसे ये जो 1.6 है यहाँ पे, ये माइनस 1.6, हमें ये दोनों कैलकुलेट करना है, तो ये 2 टाइम हो जाएगा T3 मोर देन 1.6। अब ये 1.6 देखो, तुम्हें टेबल में जाके देखो ये कितना है, सॉरी टी में, सो ये T3 यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, टेबल देखना आता है किसी को, टी टेबल ऑनलाइन देखो, तो टी टेबल में जाओ, देखो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ 1.6 कब आती है वैल्यू, तुम्हें एग्जाम में इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, टी टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो वन 1.638 होता है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड क्रिटिकल वैल्यू 2.353, एक मिनट क्या बोल रहा है, सो अच्छा ऑप्शन देख के आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, है ना, वो तुम्हें एग्जाम में देगा, अभी तो नहीं दिया है, तो उसको ढूंढना पड़ेगा टेबल से क्या है, और एग्जैक्ट पता नहीं ये प्रिसाइजली दिया होगा नहीं दिया होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एग्जैक्ट थोड़ी 1.6 आया होगा, ये एग्जैक्ट 1.6 थोड़ी आया होगा, एग्जैक्ट आया है 72 अपॉन 4.5, 7.2 अपॉन 4.5, यस सर, एग्जैक्ट है। अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ सर जैसे, हाँ सर ये
टी डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ में n को 1 रख के 1.6 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे तो इसी का वैल्यू आएगा ना। हाँ ये भी कर सकते हैं, इतना आसान थोड़ी है करके देख लो, लेकिन तुम्हें इतना मेहनत एग्जाम में नहीं करना, फिर कह रहा हूँ वैल्यू तुम्हें दिया होगा, ये भी कर सकते हो तुम, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है उसमें रखो, हाँ ये रैंडम वेरिएबल है 1.6 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट करो, लेकिन ये टी टेबल जेड टेबल इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन इतना ईजी नहीं है, वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से आता है, वो ऐसे तुम नॉर्मली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम बच्चों ने बताया था 0.108 आई थिंक आता है, इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है 104 आएगा शायद, इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा शायद, ये मे बी 0.208 होता है, चेक करो एक बारी, यही आएगा शायद क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमें देखना है कि वैल्यू क्या है ना, t 0.05, तो व्हाट इज विल दैट नंबर, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, क्योंकि ये आपको टेंशन नहीं लेना, ये एग्जाम में दिया, ऐसे अगर लिख दूं सीधा सीधा, चलो देखो ऐसे होगा, तो ये मान लो फॉर एग्जांपल अल्फा है, लेट्स से आई से 1.6 इज t3 अल्फा, ये अल्फा क्वेश्चन वालों को देने का काम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, अब तो इसकी आएगी प्रोबेबिलिटी अल्फा होगी, है ना, या अल्फा बाई 2 लिखना है तो अल्फा बाई 2 लिख लो, है ना, अगर अल्फा बाई 2 लिखता हूं मैं फॉर एग्जांपल ये है, या अल्फा का टर्म लिखना अल्फा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे लिखोगे तो ये 2 टाइम अल्फा हो जाएगा, यहाँ अगर अल्फा बाई 2 लिखना चाहोगे कि इधर अल्फा बाई 2 है इधर भी अल्फा बाई 2 है, तो ये नंबर होगा अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ अल्फा बाई 2 आएगा, क्योंकि मोर देन है ना, तो t3 मोर देन दिस नंबर t3 अल्फा बाई 2, तो ये अल्फा आ जाएगा, और ये मे बी 0.208 ही होगा, कितना दे रखा है क्योंकि एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं वैल्यू क्या है, और टेबल लिखना उसमें क्योंकि ढूंढना पड़ेगा उतना, सो एनीवे ये आपको बस अभी के लिए इतना छोड़ सकते हो, या ये आंसर लिख दो कब, जब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 1.6 को लिया है, सॉरी t3 अल्फा बाई 2 ये कंसिडर किया है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा ये कौन सा नंबर है, और वो आपको यहाँ पुट करना था, तो आंसर अल्फा आ जाएगा, ठीक है, तो मेनली अप्रोच पता होना चाहिए, वैल्यू तो वैल्यू दे रखा होगा आपको, है ना, 0.20 हाँ तो वो क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों ने बताया था, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी 2 ये 0.104 आएगी, है ना, तो ये 0.208 हो जाएगी, है ना, इस तरह से आ जाएगी, तो मतलब ये जो नंबर मैं अल्फा बोल रहा हूँ इसका मतलब 1.6 कहीं ना कहीं अरे यार का इसको हर बार t3 0.104 पे आएगा, ये चेक कर लो, ये जो होगा ना ये टेबल में ये पेपर में साइड में लिखा रहेगा फर्स्ट पेज पे, वो या इसके आगे लिखा रहेगा कि यूज 1.6 एज t3 0.104, तो जो 1.6 है दैट इज, ठीक है ना, यही वाली वैल्यू है t3 0.104, और ये पेपर में दिया हुआ होगा, तो इस वाले पेपर में बस यही प्रॉब्लम है, बाकी किसी पेपर में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो और कोई क्वेश्चन है, अब 30 से 40 में आते हैं। सो 30 से 40 के बीच जो क्वेश्चन है 34 है खाली, है ना, 30 से 40 में। सो 34 क्या कह रहा है, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने पढ़ा है ना, उसी का है ये, बाइनोमियल का जनरलाइजेशन मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एक मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। देखो मल्टीनोमियल है ट्राइनोमियल, सो द बाइनोमियल, तो ये ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, समझ लो। तो जैसे यहां पे लिखेंगे x1 x2 हैज ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरा n p1 p2, यही होता है। अब यहां पे क्या कह रहा है ये, तो इसका पीएमएफ आप लोगों को याद है क्या है, यहां सीधा सीधा मैं पूछूं, जैसे बाइनोमियल थ्योरम जानते हो ना, कि जैसे चलो ये बताओ कि जैसे होता है समेशन एन सी आर, आर फ्रॉम 0 to n, ये कितना होता है जी, 2 की पावर n। हाँ 2 की पावर n, तो ऐसा क्यों होता है 2 की पावर n, इसके पीछे अगर लॉजिक तुम्हें पता ही होगा। सो आर फ्रॉम 0 to n बाइनोमियल है ना, जैसे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, आगे कुछ नहीं है तो 1 की पावर r और 1 की पावर
n माइनस आर, मतलब बाइनोमियल थ्योरम जो लगाते हो आप लोग कि एन सी आर पी की पावर या ए की पावर आर बी की पावर ए प्लस बी की पावर n होता है ना, ये है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि n फैक्टोरियल अपॉन, जैसे यहाँ पे है x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल n, यहाँ पे r फ्रॉम 0 to n था ना, तो यहाँ पे जो होता है डबल समेसन लगेगा क्योंकि दो वेरिएबल है, तो डबल समेसन लगा दो। तो डबल समेसन लगाओगे x1 की वैल्यू 0 to n, x2 की वैल्यू 0 to n, और एक और कंडीशन है कि x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू n होगा। ठीक है, तो इसका सम कितना होता है जी? या थोड़ा और याद दिलाऊं, मान लो यहां पे है a की पावर x1 b की पावर x2 एंड अभी के लिए c की पावर n माइनस x1 माइनस x2, ये किसके इक्वल होता है? ये वैसे ही जैसे एन सी आर ए की पावर आर बी की पावर n माइनस आर समेसन इज a प्लस बी की पावर n r फ्रॉम 0 to n। भाई कोई पढ़ता नहीं, मैं क्लास में जब कराया होगा तुम्हें ये जरूर बताया होगा, मल्टीनोमियल थ्योरम, जैसे ये बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स में है ना, ये मल्टीनोमियल थ्योरम है। इसी को नोटेशन में लिखोगे तो जैसे एन सी आर लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एन सी x1 x2, है ना, तो इसका मतलब वही होता है। ये सब रिवाइज नहीं कर रहे थ्योरी, मान लो जैसे तुम्हें जहां फील हो तुम्हें थ्योरी नहीं आता, उसका थ्योरी जाके पढ़ो फिर क्वेश्चन करो। तो ये नोटेशन है, जैसे वहां एनसीआर का नोटेशन तुम ये लिखते हो कि ये जो एनसीआर के बजाय मैं ऐसा लिखूं एनसीआर, तो जैसे इसका मीनिंग ये है वैसे ही इसका मीनिंग ये है, तो ये वही है। वैसे भी लिख सकते हैं NCX1 into n minus x1 CX2 into n minus x1 minus x2 CX3। वैल्यू बताओ इक्वल टू क्या होगा? किसी को नहीं पता भाई, कोई नहीं पढ़ रहा है इसका मतलब। मैंने नोट्स दिखाए होंगे ना क्लास में, उसमें देखो क्लास नोट्स में देखो ये फॉर्मूला लिखाया होगा। यहाँ एबीसी की जगह मैं P1 P2 P3 कर दूं तो क्या होगा? अगर यहाँ पे मैं P1 P2 P3 कर दूंगा तो का आंसर क्या आएगा? सब P1 प्लस P2 प्लस P3 की होल पावर है। हाँ, क्योंकि और हम चूंकि जानते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 1 होता है, इसलिए 1 हो जाता है क्योंकि ये PMF हो जाता है। अगर मैं P1 P2 P3 कर दूंगा तो ये अभी कुछ और तो अभी भी है A प्लस B प्लस C की पावर n, ये है। अगर यहाँ P1 P2 P3 कर देंगे तो P1 प्लस P2 प्लस P3 की पावर n हो जाएगी, ये है। चलो यहाँ पे आओ, अब इसका समेशन लो कितना आएगा? ये पीएमएफ है ना, पहले तो सी निकालना पड़ेगा मुझे, तो सी निकालने के लिए क्या करना होगा? छोड़ो इसको, सो सीधा सीधा समेशन लो। सो डबल समेशन सी अपॉन x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल 12 माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल x1 फ्रॉम 0 to 12 x2 फ्रॉम 0 to 12 x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12। ये सम किसके इक्वल होगा? तो यहां n की जगह 12 चल रहा है, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला लगाओ तो यहां n फैक्टोरियल नहीं है तो n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यही बनेगा, यही फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ abc की जगह 1 रख दो, 1 1 1। अगर मैं abc को 1 रख दूंगा तो क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 3 की पावर n हो जाएगी। अगर abc को मैं 1 रख दूं तो 3 की पावर n हो जाएगी। तो यहां से क्या आएगा? c बाहर कर लो और n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसको मैं ठीक से लिखता हूं, c बाहर n फैक्टोरियल बाहर। अब जो बचा हमारे पास, ये बचा n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल, तो n हमारा 12 है एक्चुअली, तो n इज 12। यहाँ पे n की जगह 12 दिख रहा है ना, 0 to n सपोर्ट होता है, तो ये 12 है n एक्चुअली, तो ये 12 फैक्टोरियल।
और 12 माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल, यहाँ डबल समेसन है, डबल समेसन लगा लो। तो x1 फ्रॉम 1 to 12, 0 to 12, x2 फ्रॉम 0 to 12, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12। बताओ भाई इसका सम कितना होगा? c अपॉन 12, अच्छा c अपॉन 12 फैक्टोरियल बाहर है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो व्हाट इज सम ऑफ दिस क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? तो abc को 1 रखेंगे 3 की पावर n, है ना। तो ये सिंपली आएगा c अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर n, n यहाँ 12 है, सो ये होगा 3 की पावर 12, क्योंकि ये फॉर्मूला ट्राइनोमियल थ्योरम कहता है कि आगे कुछ नहीं है तो 1 1 1 है एक्चुअली, 1 की पावर x1, 1 की पावर x2, 1 की पावर 12 माइनस x1 प्लस x2, तो ये 3 की पावर n हो गया। यहाँ पे अगर मैं 1 1 1 रख दूँ तो ये 1 1 1 हो जाएगा, जब 1 रख दूंगा तो यही फॉर्मूला बन जाएगी। तो हमारे पास आ गया। और ये चूंकि ये पीडीएफ है, तो पीडीएफ है तो इसका क्या मतलब है, तो सिंस इट इज ए पीडीएफ तो वैल्यू शुड बी 1 1 के इक्वल आएगा ना। अगर कोई पीएमएफ या पीडीएफ गिवन होता है तो सपोर्ट पे सम 1 होता है या इंटीग्रेशन 1 होता है, तो आप पुट करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो सी की वैल्यू यहाँ से आ गई 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर 12, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। अब वैल्यू ऑफ सी आ गई, तो अब क्या करना है, अब हमें पूछा क्या है, तो इनडायरेक्टली अगर पुट कर दूंगा तो अभी क्या आएगा, देखो ये पीडीएफ बनेगी अब। तो दिस पीडीएफ विल रिड्यूस टू सी क्या हो गया 12 फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल 12 माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल। और जिन लोगों को ये नहीं पता है जाके मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ो या वीडियो देखो जो मैंने क्लास में कराए होंगे, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आगे पीछे कराया होगा, तो इसको चेक करो, और नहीं आएगा तो छोड़ना पड़ेगा एग्जाम में। ये है तो यहाँ से आ जाएगा, एंड दिस इज द पीएमएफ, और साथ में है 1/3 की पावर 12, दिस इज द पीएमएफ ऑफ x1 एंड x2। सो प्रोबेबिलिटी x1 इज x1 एंड x2 इज इक्वल टू x2। सो होता क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली इनडायरेक्टली दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो ये है 12 फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल 12 माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल 1/3 की पावर x1, p1 की पावर x1, 1/3 की पावर x2 एंड 1/3 की पावर 12 माइनस x1 माइनस x2। पावर पावर ऐड करोगे वापस यही आ जाएगा, कोई और नंबर लोगे तो ऐसा नहीं बनेगा। तो दिस इज द पीएमएफ ऑफ ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से ये समझ आया कि x1 x2 हैज डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल, है ना, टू नोमियल इसको बोलता था मैं, तो अभी है ट्राइनोमियल, सॉरी थ्री नोमियल ना, यहाँ थ्री नोमियल, बाइनोमियल इज टू नोमियल, दिस इज ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल। तो मल्टी में यहाँ 3 यूज हुआ मल्टी की जगह। p1 p2, तो n p1 p2 12 p1 p2 सक्सेस 1 सक्सेस 2, p1 is the probability of success 1, p2 probability of success 2 and rest is the failure, फेलियर 1/3 होगा। तो ये हो गया ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे कोई बताओ भाई, किसी को कुछ समझ आ रहा है तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x2? ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखते थे n p1 p2, तो क्या होता था x1 का डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता था x2 का डिस्ट्रीब्यूशन? सब बाइनोमियल 12, 1/3। जी, बाइनोमियल 12, 1/3, और यहाँ भी होगा बाइनोमियल 12, 1/3। जब है ना, जाके रिवाइज करो, जिन लोगों को नहीं आ रहा रिवाइज करो। जैसे मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर देखो क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, तो हो सकता है तुम्हें पता ही ना हो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, या कभी सुना हो तुम्हें पीएमएफ पता नहीं होगा, प्रॉपर्टीज थ्योरम्स नहीं पता होगा, इसलिए नहीं कर पा रहे, तो उसको रिवाइज करो फिर जाए क्वेश्चन सॉल्व करो। सो x1 इज बाइनोमियल 12, 1/3, x2 बाइनोमियल 12, 1/3, n p1 p2, तो x इज बाइनोमियल n p1, दिस इज बाइनोमियल n p2। x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सब थ्योरम क्लास में लिखा है मैंने। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 प्लस x2? 12, 2/3। हाँ, यहाँ पे p ऐड होता है ना,
सो ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में या मल्टीनोमियल में p ऐड होता है, n ऐड नहीं होता। n ऐड कब होता है? इंडिपेंडेंट बाइनोमियल में, व्हेन x इज n1p and n2p y एंड दे आर इंडिपेंडेंट बाइनोमियल, देन जाके x प्लस वाई होता है बाइनोमियल n1 प्लस n2 कॉमा p, वहाँ p कॉमन होता है, यहाँ पे n कॉमन रहता है, और यहाँ कोइंसिडेंट है कि p भी कॉमन है। तो है ना, कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर 24 कॉमा 1/3, तो मतलब तुम्हें ढंग से पढ़ने की जरूरत है अभी मल्टीनोमियल। तो है ना, ऐसे जब क्वेश्चन सॉल्व कर तुम्हें खुद ही रियलाइज होगा कि ये टॉपिक तुम्हारा वीक है, ये स्ट्रांग है, जो वीक है उस पर काम करके स्ट्रांग बनाओ, ये उस पर पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करके ये चीज़ है। सो यहाँ से आएगा आपके पास बाइनोमियल, है ना। अभी जो पूछ रहा था कि सर टेस्ट सीरीज और PYQ इनफ है, यही तो है, जब टेस्ट सीरीज सारे कर लोगे और PYQ सारे कर लोगे तुम्हें खुद ही रियलाइज हो जाएगा तुम्हें ये आता है ये नहीं आता, जो नहीं आता उस पर काम कर लो, होगी तैयारी, उसमें ज़्यादा थोड़ी करना है। अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हिस्ट्री लिख के थोड़ी आना है पूरी चीज़ों का, थ्योरी लिख के थोड़ी आने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व अगर हो रहा है टेस्ट सीरीज और PYQ का तो काफ़ी है, तुम्हारी तैयारी अच्छी है। सो ठीक है, तो बाइनोमियल ये आ गया हमारे पास NP1 प्लस P2, तो ये हो गया बाइनोमियल 12,2/3। अब देखो क्या ऑप्शंस कह रहा है, तो इतना ही जरूरत पड़ेगा मुझे लगता है। सो अच्छा, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता था, यहीं पे अगर मैं लिखूं सारे थ्योरम, एक थ्योरम में ही सब कुछ कवर कर लिया होगा, तुम अगर नोट्स बना रखे हो तो चेक करो जाके। सो व्हाट इज द कोवेरियंस बिटवीन x1 x2, क्या था? -n P1 P2 है ना जी, तो -n P1 P2 ये फॉर्मूला था। तो -n आपका है 12, P1 है आपका 1/3, P2 है 1/3, तो -12/9 है ना, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो -4/3 ये हो गया कोवेरियंस। यही सब लिखाए थे, और क्या जरूरत है, ये सब थ्योरम में कवर हो चुका ऑलरेडी, तो हम लोग थ्योरम लिखे थे उसमें ऑलरेडी था। तो अब हमें यही है, और कुछ जरूरत है नहीं, बस ठीक है, तो हो जाए, इसी से आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2, तो यहाँ से आप, क्योंकि हमें पता है कि x1 प्लस x2 हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 12,2/3, तो मीन होगा 12 इंटू 2/3 24/3 8, तो ईज आर ट्रू कह रहा है, तो ये ट्रू है। वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 12 इंटू 2/3 इंटू 1/3 NPQ है ना, तो यही 8 में 1/3 मल्टीप्लाई हो गया 8/3, ये भी ट्रू है। कोवेरियंस -NP1 P2, तो अभी सॉल्व किया था हमने, -5/3 तो नहीं आया था, तो -4/3 आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन इसने कहा है कि -5/3, तो गलत कह रहा है ये, -4/3 एक्चुअल आंसर होना चाहिए, तो ये गलत कह रहा है इसका मतलब। और वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 2x2, तो लगा लो इसका फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ x1, तो x1 इंडिविजुअली है बाइनोमियल 12,1/3, x2 का जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है 12,1/3। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल NP 12,1/3, तो 12,1/3 में मतलब 4, सॉरी वेरिएंस ना, सो NPQ, सो 12 इंटू 1/3 इंटू 2/3 है ना, वही आएगा 8/3 आई थिंक, ठीक है। तो 8 मतलब फॉर्मूला लगा लो ना, मतलब ये हो गया वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 4 टाइम वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2AB 4 टाइम कोवेरिएंस x1 x2। अब आपको सब पता है ना, क्योंकि हमें ये भी पता है कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 जो यहाँ होना है -NPQ, तो -4/3 आया था, सॉरी -NP1 P2, तो ये चीज़ है। अब इसको पुट करके चेक कर लो ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है, बताओ डी ऑप्शन सॉल्व करके ट्रू है कि फॉल्स। तो ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ट्रू है, ओके ठीक है, तो ये आ गया। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन दिखे आप समझ लेना मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, फैक्टोरियल वाला, x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल x3 फैक्टोरियल, यहाँ x3 नाम रख सकते हैं इसको हम उस तरह से। तो x3 फेलियर होगा, x1 x2 सक्सेस 1 सक्सेस 2। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये 34 था, और भी 30 से 40 में और कोई क्वेश्चन है? 31,
तो इसके लिए एक थ्योरम ये है कि लेट ए बी n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देन x ट्रांसपोज ax विल बी जीरो मैट्रिक्स. x क्या है यहाँ पे? सो वेयर जो ये x मैं लिख रहा हूं ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये होगा जीरो मैट्रिक्स. नंबर आ जाएगा ना, ये तो जीरो नंबर आ जाएगा. दिस विल बी अ नंबर जीरो, है ना, नंबर जीरो. एंड है ना x ये है. अगर x ट्रांसपोज लिखोगे तो ये रो वेक्टर, अब ये कॉलम मैट्रिक्स है. दिस इज n क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स. x ट्रांसपोज का मतलब रो मैट्रिक्स हो जाएगा. ये है a क्या है मेरे पास? a एक मैट्रिक्स n क्रॉस n का, a i j n क्रॉस n. तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके जीरो होने की गारंटी है. जैसे n को 2 रख के मैं जस्टिफाई कर देता हूं तो समझ आएगा आप लोगों को ऐसा क्यों हो रहा है. सो अगर n को यहाँ पे हम 2 रखेंगे, फॉर एग्जांपल a में 2 क्रॉस 2 का कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक ले लो, या 3 क्रॉस 3 का भी ले सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है. तो होता क्या है, जैसे 0 1 2, यहाँ -1 -2, 0 0, यहाँ 3 या -3 3, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का. और x जो मेरा है वो कॉलम वेक्टर है x1 x2 x3. तो जब x ट्रांसपोज ax करेंगे ना, x ट्रांसपोज ax, तो ये कितना आएगा? तो ये आता है 0 x1 स्क्वायर 0 x2 स्क्वायर, डायगोनल्स पर लिख रहा हूँ मैं, प्लस 0 x3 स्क्वायर, ये डायगोनल्स एलिमेंट हो गया. अब 1 जो है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो वहाँ आएगा प्लस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है. तो x1 x2, 2 जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, x1 x3 आएगा. तुम चाहो तो मल्टीप्लाई करो, 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, यही आएगा. फिर -1 जो है वो क्या है? सो दैट इज द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो -x2 x1, -1 टाइम x2 x1. फिर जीरो वाला तो डायगोनल ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं, तो नॉन डायगोनल की बाकी बात कर रहा हूँ. सो -3 टाइम 3 का पोजिशन क्या है? सेकेंड रो की थर्ड कॉलम. फिर -2 टाइम ये क्या है? थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम. एंड यहाँ पे 3 जो है थर्ड रो की सेकेंड कॉलम, थर्ड रो की सेकेंड कॉलम, ये है. अब देखो क्या होगा. तो ये और कहाँ कैंसिल होगा, किसके साथ? चेक करो, कहीं ना कहीं कैंसिल होगा. x1 x3, एक तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक, और इसे बनाया था ना मैंने, यहाँ 3 छूट गया ना शायद. देखो यहाँ पे 1 2 फर्स्ट रो से क्या -3 कहाँ गया? ठीक है, अभी देख लो बाकी कहाँ कहाँ कैंसिल होगा, चेक करो. कैंसिल तो 0 होना चाहिए, नहीं तो लिखने में गलती किया इसका मतलब. अगर ऐसा होगा तो आई थिंक 3 छूटा होगा, 2 छूटा होगा यहाँ पे ना. हाँ ये 2 छूटा है. ये किस पोजीशन 1 3 ना, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम, यहाँ 2 होगा इसके करस्पॉन्डिंग ये है ना. तो 2 टाइम x1 x3 फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम, ठीक है. तो ये इसके साथ कैंसिल होगा और ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा. एट द एंड 0 आना है. तो ये आता है क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसको बोलते हैं. एनीवे इस थ्योरम को यूज़ करो. तो इस थ्योरम पे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, इस थ्योरम पे सारे पार्ट हो जाएंगे ऑलमोस्ट. देखो कह रहा है एम बी द 3 क्रॉस 3 रियल मैट्रिक्स पी एम प्लस एम ट्रांसपोज. हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर एम कोई भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो एम प्लस एम ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, एम माइनस एम ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक. सो एम प्लस एम ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड एम माइनस एम ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो और स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है. तो ये 3 क्रॉस 3 का क्यू होगा, तो क्यू का डिटर्मिनेंट 0 आना है. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर विल हैव डिटर्मिनेंट 0, ठीक है ना. तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा. तो ये क्यू का डिटर्मिनेंट 0, तो इसको ब्रेक करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू क्यू, ये 0 आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि आपके पास, तो ये तो ट्रू है. पूछा गया है इज आर ट्रेस ऑफ क्यू प्लस क्यू स्क्वायर. तो क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पी सिमेट्रिक है. सो पी की जो आइगन वैल्यू होगी सारी रियल नंबर्स होंगे, है ना. सो पी की जो आइगन वैल्यू है दे आर ऑल रियल नंबर्स. तो मान लो अभी के लिए λ1 λ2 λ3 रियल नंबर आएगा. क्यू की जो एक आइगन वैल्यू 0 होगी
और बाकी प्योरली इमेजिनरी होगी, क्योंकि क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक हैज़ ऑल आइगन वैल्यूज आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, मान लो एग्जांपल के लिए माइनस ए आयोटा प्लस ए आयोटा, इस तरह से कुछ आएगा। तो पी, अच्छा मुझे क्यू की बात करनी थी। क्यू स्क्वायर जो होगा तो जीरो का स्क्वायर जीरो, इसका स्क्वायर कर दो आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो ये माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया इसकी क्यू स्क्वायर की आइगन वैल्यू। दोनों का सम कर लो, तो इसके सम की जो आइगन वैल्यू आएगी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर की, तो ये ज़ीरो, फिर यहाँ से माइनस ए स्क्वायर माइनस ए आयोटा, फिर यहाँ माइनस ए स्क्वायर है ना, या माइनस ए स्क्वायर माइनस ए आयोटा, यहाँ से ए आयोटा माइनस ए स्क्वायर। तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये ट्रेस ज़ीरो होगा, तीनों का सम करने पे ज़ीरो आएगा, ज़ीरो तो नहीं आएगा। 2a स्क्वायर आएगा माइनस में, तो ये तो गलत है। क्यू स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक होगा नहीं, है ना, क्यू स्क्वायर के आइगन वैल्यू रियल नंबर आ रहे हैं, तो कभी क्योंकि हम जानते हैं ना अगर स्क्यू सिमेट्रिक, प्लस ए होगा ना, हाँ प्लस ए स्क्वायर होगा। किसका, यहाँ हाँ एक कि वहाँ पे ऊपर माइनस भी है ना, जी जी आयोटा स्क्वायर माइनस वन और माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यू स्क्वायर में इसका स्क्वायर हाँ। कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा, अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है ना, ओके। तो अभी ये आ जाएगा, तो ये क्यू स्क्वायर जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना, क्योंकि क्यू स्क्वायर के आइगन वैल्यू रियल नंबर्स हैं, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक होता है सारी आइगन वैल्यू या तो जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी, तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, तो जरूरी नहीं ट्रू है। अब यहाँ इसको ठीक से सिंप्लीफाई कर लो, तो एक साइड ले आओ, तो लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड ले जाओ, लेफ्ट साइड वाले को भी राइट साइड में ले जाओ, तो जब राइट साइड में ले आओगे तो 2x ट्रांसपोज mx माइनस x ट्रांसपोज px, अच्छा p क्या है, m प्लस m ट्रांसपोज, रख दो इसको m प्लस m ट्रांसपोज, इसको सिंप्लीफाई करो। सो p की जगह रखो m प्लस m ट्रांसपोज और सिंप्लीफाई करो, तो ये आएगा आई थिंक x ट्रांसपोज m माइनस m ट्रांसपोज इंटू x बराबर 0, और m माइनस m ट्रांसपोज क्या है, q है, तो ये आ जाएगा, वही ऑप्शन आ जाएगा जो अच्छा यहाँ पे आ जाएगा x ट्रांसपोज qx इज 0, और चूंकि q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। Q is a skew symmetric matrix, x transpose qx will be 0, तो ये आ गया। ये Q स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है इसलिए फॉल्स हो गया, यहाँ ट्रेस 0 नहीं आ रहा, वहाँ से देख लो ट्रेस ऐड करके डायगोनल वैल्यू का सम 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कहाँ तक डिस्कस किए, 30 to 40, 40 में आते हैं। 40s में किसका डाउट है, क्या है 40s में, 40 41 42, अच्छा 40 41 42, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है, एंड 41 एंड 40, ये तो रिग्रेशन है, तो क्लास में किया होगा, ये 40 तो हमने क्लास में किया होगा, नहीं किया था जब, तो चेक करते हैं, अच्छा नहीं मे भी हो सकता है नहीं किया हो। तो अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बस रिग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये रिग्रेशन एक क्लास में जो थ्योरी बताए होंगे, based on 10 data points x1 y1 x2 y2 and x10 yn variable xy, the simple regression line y on x and x on y are obtained as, तो देखो कह रहा है y on x रेस्पेक्टिवली, तो y on x है ना, y on x जो लाइन है, तो y on x को कैसे लिखते हैं,
y इज इक्वल टू सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा 1/2x प्लस 4, ठीक है जी। x ऑन y ऑन x का इक्वेशन होता है y बराबर ax प्लस b टाइप का। x ऑन y का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू cx प्लस डी, x इज इक्वल टू cy प्लस d टाइप का। तो यहाँ से x, तो ये लाइन अभी y बराबर हाफ एक्स प्लस 4 है और x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। जब x ऑन y है तो x की वैल्यू y के टर्म में, y ऑन x तो y की वैल्यू x के टर्म में। सो ये है, जैसे x ऑन y का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y, दिस इज रिग्रेशन लाइन x ऑन y, है ना, ये है। और y ऑन x होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज x, दिस इज दिस वन। सो तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, दूसरे वाले में x निकाल लो, तो x निकालोगे तो आएगा y प्लस 3, यही है जी, देखो। तो ये 2 रिग्रेशन लाइन हमारे पास आ गया। अब होता क्या है, पूछा गया है आगे x बार एंड y बार है, विच द फॉलोइंग इज ट्रू। तो एक देखो रिजल्ट मैंने लिखाया होगा क्लास में जब रिग्रेशन बनाते हैं, रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पास थ्रू x बार एंड y बार। जो भी रिग्रेशन लाइन्स हैं उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो x बार और y बार होता है, मतलब है ना, x बार सैम्पल मीन ऑफ x एंड सैम्पल मीन ऑफ y, x कॉमा, है ना। रिग्रेशन लाइन जो भी होंगी दे विल पास थ्रू, मान लो अभी के लिए मैं बनाऊं कि मान लो 2 लाइन है फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस अभी के लिए, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो x बार कॉमा y बार होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो जरा, क्या आता है, सॉल्व करो दोनों को साइमल्टेनियसली। सो ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन यू सॉल्व साइमल्टेनियसली। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालो और y निकालो, कितना आएगा। x बराबर 14, y बराबर 11। कितना आएगा, तो यहाँ से 3y बराबर 2y प्लस माइनस एक्स 8 है, y माइनस एक्स माइनस 3 है। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, y इज इक्वल टू, एक मिनट, x इज इक्वल टू y 11, x 15, 14। 14 या 15, 14। तो 14 माइनस, है ना, ठीक है, 11 माइनस 14, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, वो चेक कर सकते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए ये है। तो हमने कहा कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, x बार y बार होगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आया 14,18 और 14,11, है ना। तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बोथ रिग्रेशन लाइन का, दैट इज x बार y बार। तो x बार की वैल्यू है, मतलब सैंपल मीन, वो है 14 और y बार की वैल्यू है 11। तो इसको सॉल्व करो, सैंपल साइज 10 है यहाँ पे, तो n की वैल्यू 10 है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे सो क्या मिलेगा, समेसन xi अपॉन 10 बराबर 14, तो 140 एंड समेसन yi 110, यही हो जाएगा इससे। सो ये आ गया आपके पास समेसन xi समेसन yi। तो पहला दोनों इज आर ट्रू पूछ रहा है, ये तो ओके है, ठीक है यहाँ तक। नाउ अब हमने इक्वेशन का वो पढ़ा हुआ है ना, एस्टिमेटर क्या होता है। सो व्हाट इज द, ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअली ये कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई है। ये कहीं ना कहीं जो न्यूमरेटर है ना, ये है कोवेरियंस बिटवीन डेटा एक्स वाई, उसको सिंप्लीफाई करोगे वही आएगा, अपॉन रूट अंडर डिस्क्रिप्टिव में वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई, ये है यहाँ पे। क्या ये -1/√2 आएगा। तो ये क्या था, इसका याद है, क्लास में लिखाया होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बी, नहीं एक मिनट, हाँ, वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई ना, ये किसका एस्टिमेटर होता है ये, और ये तो वो लिखा हुआ है एस एक्स एक्स अपॉन एस, दिस इज एस एक्स एक्स अपॉन एस वाई वाई, जो क्लास में लिखाया होगा।
तो मुझे ये बताओ यहाँ से पहले इसके कोएफिशिएंट निकालो कितना आया। तो जैसे यहाँ पे स्लोप कितना है, तो इस स्लोप को हम लोग लिखते हैं, स्लोप कितना है यहाँ पे 1/2, सो एक्स वाई ऑन एक्स, सो बी वाई एक्स हाफ है, और यहाँ पे स्लोप कितना है 1, तो ये आएगा बी एक्स वाई, दिस इज एक्चुअली 1, ठीक। 1/2 आ जाएगा, ये किसका फॉर्मूला है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। है ना, क्योंकि ये ऐसे तो आपको वो दिख रहा होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट उसमें होता है रैंडम वेरिएबल में, यहाँ ये डेटा पॉइंट के टर्म में ये फॉर्मूला है, ये वही आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना यही निकल के आएगा। इसको वेरीफाई कर देता हूँ, इसको ओपन करो आपको समझ आ जाएगा, तो सेम ही है एक्चुअली, सिंप्लीफाई करेंगे वही निकल के आएगा। तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर है, और आपको एक फॉर्मूला हमने लिखाया होगा जब रिग्रेशन पढ़ा रहे थे, आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये था प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो यहां से आर की वैल्यू निकाल लो आप, कितना आएगा, तो आर स्क्वायर तो 1/2 आ गया, तो आर इज प्लस माइनस 1/√2। अब आर को मैं प्लस 1/√2 लू या माइनस 1/√2 लू, क्लास में बताया होगा हमने जब रिग्रेशन पढ़ाए होंगे कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड आर ऑल थ्री हैव ऑलवेज सेम साइन। अगर बी एक्स वाई बी वाई एक्स और आर तीनों या तो पॉजिटिव होगा या तीनों नेगेटिव होगा, ऐसा कभी नहीं होगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो ये थ्योरम है। सो बी एक्स वाई बी वाई एक्स बोथ आर पॉजिटिव, सो आर हैज टू बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे आर को मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो इसीलिए आर की वैल्यू 1/√2 होगी, और ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है एक्चुअली, जो कि कह रहा है माइनस 1/√2 होगा, तो ये तो गलत कह रहा है। आर की वैल्यू एक्चुअली दिस इज आर, ये एस्टिमेटर है इसका, अगर इसी को मैं उसके टर्म में लिखाऊं डेटा एक्स आई वाई आई लिख सकते हो आप, तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है आर का, तो वो तो गलत है। अब बचा हमारे पास ये, तो किसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये एस एक्स एक्स अपॉन एक्स एक्स वाई, ये कहीं ना कहीं वैसा है समझो, ये है वेरिएंस। अच्छा ये बी एक्स वाई बी वाई एक्स का क्या एस्टिमेटर था, ये बताओ मुझे। फॉर्मूला तुम लोग जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़े हो, क्या पढ़े हो, y बराबर हम लोग जो लिख रहे थे क्या लिख रहे थे, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये था। सो बीटा का एस्टिमेटर क्या आया था, कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन वेरिएंस y, ये y ऑन x है ना, वेरिएंस x, या जिन लोगों को फॉर्मूला याद होगा कुछ ऐसा याद होगा तुम्हें, तुम लोगों को क्या याद होगा, ये याद होगा ना, समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार। चेक करो भाई, क्लास नोट्स साथ में है तो देख लो एक बार, नहीं याद है तो दिस, जब क्लास में जो कराए होंगे अगर नोट्स बनाए हो और नहीं बनाए तो बना लो, लिखोगे तो याद रहेगा। ये था अपॉन, यहाँ आएगा समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, किसका एस्टिमेटर है, बीटा कैप का। अल्फा कैप का अल्फा का एस्टिमेटर क्या होता था, बाई बार माइनस बीटा कैप एक्स बार, बीटा हैट एक्स बार। तो ये कौन सी लाइन है, ये जो सिंपल रिग्रेशन है ये है रिग्रेशन y ऑन x, इसके लिए स्टोरी y था। on x, अब सेम अपोजिट स्टोरी होगी x ऑन y के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं x ऑन y, तो इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू, अभी के लिए मान लो मैं c प्लस डी वाई कर देता हूं, जो यहाँ लिखा था c प्लस डी वाई लिखा था ना यहाँ पे, सी वाई प्लस डी लिखा है, कोई बात नहीं, तो इस तरह से मान लो। तो यहाँ पे जो d का एस्टिमेटर आएगा वो आएगा कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन वेरिएंस y, ठीक है। तो यहाँ पे जो d कैप होगा वो होगा समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेसन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, ठीक। ओके और जो c का एस्टिमेटर होगा, यहाँ एक कांस्टेंट आप चाहो तो a b समथिंग ले लो, पैरामीटर जो भी लेना चाहो, तो जो c का कोएफिशिएंट होगा यहाँ पे वही आएगा फिर से x बार माइनस डी हैट वाई बार, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये दोनों स्लोप है, बीटा इज द स्लोप ऑन रिग्रेशन लाइन y ऑन x, d इज द स्लोप रिग्रेशन लाइन x ऑन y। अब अगर इन दोनों को डिवाइड करूं मैं तो क्या बनेगा, यहां से अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा हैट अपॉन डी हैट,
या बी हैट अपॉन डी हैट, अब ए भी लिख सकता था वहां पे मैं। हाँ, क्या आंसर आएगा? दोनों के एस्टिमेटर को डिवाइड करो, बी के एस्टिमेटर को डिवाइड करो, तो यहां से क्या आएगा? कोवेरियंस वाला टर्म कट जाएगा, तो क्या बचेगा? वेरिएंस ऑफ वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ वेरिएंस वाई एक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाला फॉर्मूला, जो नॉट रैंडम वेरिएबल वाला, क्योंकि यहाँ पॉइंट दे रखे हैं ना मुझे, डेटा पॉइंट्स, तो डिस्क्रिप्टिव का आएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला है, चूंकि सही किया ना डिफरेंस, देखो बीटा ओके, तो वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन, ये थ्योरी मैं क्लास में भी लिखवा चुका हूँ, आप जाके चेक करो क्लास नोट्स, रिग्रेशन जब पढ़ाए थे तब भी ये लिखाया है, सेम स्टोरी। आई फ्रॉम 1 to n, आई फ्रॉम 1 to n, देखो डी ऑप्शन यही है, यही है। तो अब बताओ इसकी वैल्यूज क्या है। और देखो अभी ध्यान से आपको याद दिलाऊं, तो जो मैंने बीटा यहां यूज किया है यही है बी वाई एक्स, और ये जो यहां डी यूज किया हूं यही है बी एक्स वाई, ठीक है ना। स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, तो बी और डी यही है। अब बताओ बी वाई एक्स वहां पे कितना है और बी एक्स वाई वहां पे कितना आपके क्वेश्चन में। तो जो बी एक्स वाई 1 है और बी वाई एक्स हाफ है, तो बी वाई एक्स हाफ है, बी एक्स वाई 1 है, इसी का तो एस्टिमेटर है, तो रेशियो कितना आएगा इसका। तो अभी क्या करना है, पूछ क्या रहा है कि इसकी वैल्यू 2 आएगी, तो रेशियो कितना आएगी बताओ। क्योंकि तो एक्चुअल वैल्यू पता है मुझे, तो वही चीज है, उसी का एस्टिमेटर है। सो व्हाट इज रेशियो ऑफ, ये वही है ना, ये बीटा हैट इज नथिंग बट, ये कहीं ना कहीं उसी रेशियो में होगी। सो बीटा हैट इज समथिंग लाइक, बीटा किसका नाम है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, तो इसका रेशियो यहां पे कितना आएगा, बी वाई एक्स अपॉन बी एक्स वाई कितना आएगा देखो और बताओ। बी वाई एक्स हाफ है, बी एक्स वाई 1 है, हाफ अपॉन 1, 1/2, चेक करो लिखा से। हाँ हाँ फॉल्स हो जाएगा, 2 दिया उसे। नहीं फॉल्स कैसे हो जाएगा, तुम्हें ध्यान देना वहां पे क्या है। तो अभी क्या आएगा मेरे पास, ये हाफ ये आ रहा है, हाफ ये आ रहा है, वाई आई अपॉन एक्स आई है, मैंने न्यूमरेटर में वाई लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ वाई और एक्स, वाई न्यूमरेटर में एक्स डिनोमिनेटर में है, यही ना। बी यहाँ से बी वाई एक्स अपॉन बी एक्स वाई निकाल रहे हो, तो हाफ अपॉन 1 हाफ हो गया, लेकिन वहां पे देखो उल्टा है ना, वहां पे एक्स पहले न्यूमरेटर में, एक्स ऊपर है, इसलिए ट्रू हो गया। वहां एक्स ऊपर है ना, तो रेसिप्रोकल कर लोगे इसका, इसका तुम रेसिप्रोकल कर लो दोनों का, तो वैसे आ जाएगा उल्टा होके, ठीक है। तो ये थोड़ी स्टोरी है जो क्लास में कराया, एक बार देखो ध्यान से, और इसको हमने यूज किया। तो यहाँ जो भी कोवेरियंस या वेरिएंस वर्ड यूज कर रहा हूँ वो रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला नहीं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। सो वो यूज कर रहा हूँ, इसलिए इसको क्या करते हैं ये लोग, तुम अगर रिग्रेशन की पर्टिकुलर बुक देखोगे तो ये लोग इसको ऐसा ना लिख के, जो बीटा हैट मैंने लिखा ना, ये लोग उसको लिखते हैं एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स। यहाँ जो मैंने लिखा है इसको यूज करते हैं लोग एस एक्स वाई अपॉन एस वाई वाई। तो इसको इस तरह का नोटेशन यूज करेगा रिग्रेशन वाली बुक में, ये यूज करता है, इसका नाम ये है, इस तरह से, तो वैसा यूज करता है, ठीक है। सो एनीवे मुझे लगता है टाइम हो गया था, यहीं स्टॉप करते हैं, अभी गेट का स्टार्ट करेंगे, तो अभी अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा, कल भी यही पेपर कंटिन्यू होगा। तो अभी हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किया है, बाकी आगे अभी जो रह गया जिन लोगों का 40 to 60 कल डिस्कस करेंगे। तो कल 1 to 20 डिस्कस किया, तो अभी समझो 20 to 40 डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 40 to 60 का जो रह जाएगा वो डिस्कस करेंगे, और अगर वो हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट पेपर डिस्कशन होगा 2022 वाला। तो 23 और 22 दोनों ट्राई करके आओ, अगर कल जल्दी हो गया 23 का डिस्कशन तो फिर हम 22 का पेपर स्टार्ट करेंगे कल ही, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके आओ, एक एक पेपर ढंग से सॉल्व करो, चाहे पहले किए हो नहीं हो, फिर से करो, जितनी बार सॉल्व करो उतना फायदा है, नुकसान नहीं होना है। अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, चलो अगले क्लास में देखते हैं।